तो ये है लॉयड, जो एक ऐसे विलेज से बिलोंग करता था जहाँ रहने वाला एक आम इंसान भी एक पूरी आर्मी को हराने जितनी ताकत रखता है। यहाँ तक कि इस जगह पर रहने वाले छोटे छोटे बच्चे तो ड्रैगन्स के साथ खेला करते हैं। लॉयड ने जब एक दिन अपने इस गाँव को छोड़कर बाहर की दुनिया में कदम रखा तो वहाँ हर कोई उसे एक आम बच्चा ही समझता है, जब तक कि उसकी असली ताकतें सामने नहीं आई। वो तो लिटरली इतना पावरफुल है कि उसके लिए किसी डीमन लॉर्ड को हराना मक्खी मारने जितना आसान है। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहाँ एक छोटा सा बच्चा झाड़ियों के पीछे छुपकर खरगोश को देख रहा होता है, और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाता है, उल्टा वो खरगोश उसे ही पीट देता है। इस बच्चे का नाम है लॉयड, जो इन जंगलों के बीच शिकार करने आया था और खरगोश से मार खाने के बाद रो रहा होता है। तभी लॉयड का बड़ा भाई शोमा वहाँ आता है, जिसने उस खरगोश को पकड़ लिया था, जो देखो बहुत खुश होता है क्योंकि काफी टाइम बाद शोमा उससे मिलने आया है। दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो लॉयड अपने बड़े भाई से पूछता है कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी है, मुझे भी वो देखना है। जिस पर शोमा कहता है कि हाँ, तुम भी जल्दी वहाँ जाओगे, लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद। और शोमा गिफ्ट के तौर पर उसे एक बुक देता है जो एंशिएंट हीरोज के बारे में है, जो देखकर लॉयड बहुत खुश होता है। इसके बाद अब सीधा कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां लॉयड अब काफी बड़ा हो गया है और बाहर की दुनिया में कदम रख चुका है। लॉयड भटकते भटकते एक विच के घर पर आया होता है, जिसका नाम है मैरी। वो जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो उसे कुछ पूछने से पहले ही मैरी उसे कहती है, तो जैसा कि तुम जानते हो, विचेस हर इंसान की विश पूरी करती है, लेकिन एक कीमत पर। तो बताओ, अपनी विश पूरी करने के लिए तुम क्या कुर्बान करोगे? तो लॉयड कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं काफी दूर से सोल्जर बनने के लिए इस शहर में आया हूँ और तब तक मुझे रहने के लिए बस कोई जगह चाहिए। तो मैरी गुस्सा करती है कि तूने क्या होटल समझ रखा है क्या इसे? मेरे घर को तुमने धर्मशाला समझ रखा है क्या? लॉयड कहता है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं क्लोन विलेज से हूँ और मेरी विलेज चीफ का नाम है अलका। और ये बताते हुए लॉयड एक बॉल को वहाँ रख देता है, जिसे देखकर मैरी की बुरी तरह फट जाती है, क्योंकि उस बॉल के अंदर से क्लोन विलेज की चीफ अलका बाहर आती है, जो असल में पहले मैरी की मास्टर हुआ करती थी। अलका उसे कहती है कि डरो मत, ये तो बस एक प्रोजेक्शन है, मैं यहाँ थोड़ी ना हूँ। तो मैरी गुस्से में आके उसे गाली देने लग जाती है। वैसे मैं बता दूं क्या कि मैंने झूठ बोला? जो सुनते ही मैरी डर के मारे अपना सर झुका लेती है। अलका कहती है कि देखो, अब तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन लॉयड अब से यही रहेगा, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अभी जो तुमने मेरे साथ किया उसकी सजा के तौर पर तुम्हें मिलता है एक दिन का बैड लक। मैरी बताती है कि अलका जैसी विचेस एंशिएंट टाइम से इस दुनिया में है, इनके पास इतनी ताकत होती है कि चाहे तो एक पल में ही पूरे वर्ल्ड को तबाह कर दे। इन सब एंशिएंट विचेस की एक अलग ही सिविलाइजेशन है। अलका के जाते ही मैरी पूरा गुस्सा उस बॉल पे उतारते हुए भर भर के गालियां देने लगती है, लेकिन अब बेचारी कुछ कर नहीं सकती। जब तक लॉयड सोल्जर बनने का फाइनल एग्जाम क्लियर नहीं कर देता, वो यहीं रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैरी को लॉयड बहुत प्यारा भी लग रहा होता है। इतने में पीछे से अलका आ जाती है और अपने सीनियर की इज्जत न करने के लिए बेचारी मैरी को दोबारा बैड लक का श्राप देकर चली जाती है। इसके बाद अब अगली सुबह जब मैरी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि लॉयड ने अकेले ही ताजा ताजा नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया है। बहुत दिनों बाद उसे इतना अच्छा कुछ खाने को मिला। तभी बातों बातों में लॉयड बताने लगता है कि कैसे उसके बड़े भाई ने हमेशा उसे सब कुछ सिखाया और उसकी ही बदौलत वो आज यहाँ तक पहुंच पाया। तो मैरी कहती है, तुम्हें पता तो है ना, एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें कॉम्बैट टेस्ट के साथ साथ मैजिक टेस्ट भी देना होगा। हाँ, उसके बारे में जानता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे अपने स्टेमिना पर काम करना होगा, क्योंकि अजामी से यहाँ तक आने में मुझे 6 दिन लग गए। और तब मैरी को पता लगता है कि लॉयड असल में यहाँ तक दौड़ कर आया है। इन 6 दिनों तक बस वो दौड़ता ही रहा। लॉयड कहता है कि शायद आप जानती नहीं, मेरे दादाजी के पास तो इतना स्टेमिना था कि वो इतना डिस्टेंस सिर्फ 2 दिन में ही कवर कर लिया करते थे। तो मैरी कहते हैं कि चलो शुक्र है तुम्हें रास्ते में कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। हाँ, सही कहा, मॉन्स्टर्स तो नहीं, पर थोड़े जंगली जानवर मिले थे, जैसे कि आग फेंकने वाली छिपकली और कुछ बड़े बड़े मेंटिस। अरे पागल बच्चे, उन्हें मॉन्स्टर्स ही कहते हैं, मतलब तुम मॉन्स्टर से लड़े। असल में लॉयड बेचारा इतना भोला है कि उसे लगता है कि सिर्फ डीमन लॉर्ड को ही मॉन्स्टर कहा जाता है। उसकी नजर में तो बाकी मॉन्स्टर्स कीड़े मकोड़े जैसे हैं। तभी गलती से मैरी अपने मुंह पे चाय गिरा लेती है, तो लॉयड अपने एक रुमाल से साफ कर देता है, जिससे उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आ जाता है जो पहले कभी नहीं आया था। तो वो लॉयड से पूछती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया? ये किस तरह का रुमाल है? ओ, ये रुमाल, इस पे तो मैंने मैजिक किया हुआ है, जिससे हर चीज लाइट जैसे चमकती है। ये देखो, इससे तो मैं आसपास की गंदगी को भी साफ करता हूँ। जो देख के मैरी अपना सर पटकने लग जाती है कि भाई इस रुमाल से उसने अपना चेहरा साफ करवाया, पता नहीं इसने इस रुमाल से और क्या क्या साफ किया होगा। जिसके बाद अब लॉयड सिटी में आता है, जहाँ पर आसपास काफी सारे लोग होते हैं। वहीं कुछ लोगों की बातें सुन के उसे ये पता लगता है कि थोड़े दिन बाद एक फेस्टिवल आने वाला है। इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो मिलिट्री एकेडमी में हिस्सा लेने आए हैं, और तो और उनमें से कईयों के पास तो खतरनाक मॉन्स्टर्स भी हैं। दूसरी तरफ सिटी में ही एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना चेहरा छुपाए हुए घूम रही होती है कि तभी एक सोल्जर से टकरा जाती है, जो शायद उसे पहले से जानता था, और कहता है कि तुम वही बेल्ट प्रिंसेस हो ना, तुम्हें भला इस शहर में आके एक सोल्जर बनने की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन वो लड़की बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती है, और जैसे ही खुद को छुपाने के लिए गली में आती है, एक जायंट मेंटिस एकदम से उस पर झपट पड़ता है, जिसे वो रोक भी नहीं पाती। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसे अपना खाना बनाता, लॉयड की एंट्री होती है और बस 1 सेकंड में ही उसे मसल के आसमान में फेंक देता है। लॉयड उसे उठाते हुए पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं लगी? और उसके चेहरे को अपने रुमाल से साफ करता है, लेकिन किसी वजह से वो अपनी पहचान छुपाते हुए मुंह ढक लेती है और अपना नाम सेलन बताती है। लॉयड थोड़ी जल्दी में था, तो बस अपना नाम बता के छतों पर कूदते हुए निकल जाता है, और देख के ऐसा लगता है कि सेलन लॉयड को पसंद करने लगी है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। दरअसल सेलन एक वर्ल्ड प्रिंसेस है, जिसे एक कर्ज की वजह से हमेशा अपने चेहरे के ऊपर एक कपड़ा बांधे रखना पड़ता है। उसके कर्ज की वजह से सभी लोग उसे काफी बुरा भला भी कहते हैं। और एक दिन जब सेलन के फादर ने एक मैजिशियन से इलाज कराना चाहा, तो उस मैजिशियन ने भी इसका इलाज करने से मना कर दिया, लेकिन उसने एक भविष्यवाणी की कि एक दिन जरूर कोई ऐसा आएगा
जो सेलन को इस कर्ज से छुटकारा दिलाएगा। तब से ही सेलन उस एक शख्स का इंतजार करती आ रही थी। तभी गुस्से में आकर सेलन फाइनली सालों बाद अपने चेहरे से वो कपड़ा हटा ही देती है और खुद को देख के बहुत हैरान होती है क्योंकि उसका कर्ज खत्म हो चुका है। दरअसल लोएड ने अपने रुमाल से सेलन का चेहरा साफ किया था और उसका एक कर्ज खत्म हो गया। इधर लोएड मार्केट से वापस आ चुका था और बनाने के लिए काफी सारी सब्जियां लेकर आता है। साथ ही बचे हुए पैसों से वो मैरी के लिए गिफ्ट भी लेकर आया है। दूसरी तरफ आर्मी की ड्रेस पहने दो लोगों को दिखाया जाता है जो आसपास की जनता पर नजर बनाए रखे हुए थे। इस बंदे का नाम है मैर्थो, जो कि एक सीनियर ऑफिसर है और एक लड़की के साथ मिलकर आसपास के माहौल पर नजर रखे हुआ है क्योंकि हाल फिलहाल में अजामी कनेक्शन दूसरे देशों के साथ बिगड़ गए हैं। तो अब उन पर ही ये जिम्मेदारी है कि आसपास नजर रखी जाए। देखते देखते उनकी नजर रियो फ्लेविन नाम की लड़की पे पड़ती है जिसे लोग वन आर्म्ड मशीनरी भी कहते हैं और यहाँ तक कि उसके खिलाफ काफी सारे अरेस्ट वारंट्स भी हैं। मैर्थो कहता है कि देखो, जब तक हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तब तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जैसे वो यहाँ की आर्मी की सोल्जर बन जाएगी उसके सारे वारंट्स हटा दिए जाएंगे। उनकी नजर अब उसी बंदे पर पड़ती है जिसे पिछली बार सेलन टकराई थी। अब क्योंकि प्रिंसेस सेलन ने सर पे बांधा हुआ अपना कपड़ा हटा दिया था तो एलन पूछता है कि आखिर तुमने सब क्यों किया? अगर तुम्हारा चेहरा इतना ही साफ था तो तुमने इतने सालों से हमें धोखे में क्यों रखा? लेकिन सेलन इस बार भी बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। वापस से अब रियो को दिखाया जाता है जिसके बगल में अचानक से लोएड आके बैठ गया होता है और बस उसके थोड़े से ऑरा से ही रियो को ऐसा फील हुआ कि जैसे उसके बगल में कोई मॉन्स्टर बैठा है। दरअसल लोएड को रियो का ये मशीन वाला हाथ काफी इंटरेस्टिंग लगा होता है और अपना नाम बताते हुए थोड़ी जान पहचान बनाता है। लेकिन इससे पहले कि रियो खुद को इंट्रोड्यूस करती, अचानक से सेलन आगे उसे मार के साइड में कर देती है क्योंकि लोएड ने उसका कर्ज दूर किया तो लिटरली वो उसे देवता मानने लगी है। वो पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ पर आर्मी में ज्वाइन होने आई हो? और जैसे ही दोनों आपस की बातों में बिजी हो गए, रियो चुपके से भागने की कोशिश करती है मगर सेलन जाने नहीं देती। बताएगी जरा तुम मेरे लोएड के साथ क्या कर रही थी? रियो की फट जाती है कि भाई ये कहीं पागल तो नहीं हो गई। अब इन सब का टेस्ट स्टार्ट होता है जहाँ एक बड़ा सा पत्थर रखा गया था निशाना लगाने के लिए और सबको बारी बारी उस पत्थर के ऊपर निशाना लगाने के लिए भेजा जा रहा होता है और मैर्थो वहीं खड़ा सभी के ऊपर नजर रख रहा था, खासकर लोएड पर, क्योंकि वो अभी सिटी में नया नया ही आया है और मैर्थो को उसकी काबिलियत के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा है। रियो आके पूछती है कि भला तुम इस लोएड के बारे में कितना जानते हो? पर असल में बात तो यह है कि उसको भी लोएड नाम के इस प्राणी के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतने में अब ग्रुप सी का नंबर आ जाता है जिसमें रियो भी थी। मैर्थो उसे जाने से पहले वार्निंग देता है कि अगर तुमने यहाँ कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो इस बार जेल जाने से मैं खुद भी तुम्हें नहीं बचा सकता, तो जो भी करना सोच समझ करना। दूसरी तरफ अलका को दिखाया जाता है जो अपनी स्टूडेंट मैरी से मिलने फिर से लौट आई थी क्योंकि उसे लोएड के रिजल्ट की काफी चिंता हो रही थी कि पता नहीं वो पास हो पाएगा भी या नहीं। जिसके बाद अब शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिजल्ट आने पर सभी बोर्ड के ऊपर अपना नाम ढूंढ रहे होते हैं और लोएड को अपना नाम कहीं भी नहीं दिख रहा होता। अगले दिन अब जो भी लोग सिलेक्ट हुए थे वो क्लास में बैठे होते हैं सिर्फ लोएड को छोड़कर। मैर्थो को भी जब पता लगता है कि लोएड फेल हो चुका है तो वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। कॉलिन कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए? सबका ध्यान क्यों भटका रहे हो? यहाँ हमारे ऊपर इतने सारे देशों का खतरा मंडरा रहा है, पता नहीं कब कौन हम पे हमला कर दे। दरअसल यार मैर्थो इतना परेशान इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे लोएड की पावर के बारे में अंदाजा है कि वो बच्चा क्या कर सकता है। वो अच्छी तरह से इस बात को जानता था कि लोएड का आर्मी में होना कितना जरूरी है। तभी कॉलिन सभी से कहती है कि अभी हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है प्रिंसेस मारिया, वो काफी टाइम से गायब है, तो जो कोई भी प्रिंसेस मारिया को ढूंढेगा उसे एक धमाकेदार इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ लोएड को दिखाया जाता है जो अपने फेल होने की वजह से काफी परेशान था और सोच रहा होता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी, मुझे और सीखने की जरूरत है। चलते चलते उसे एक रेस्टोरेंट के बाहर जॉब के लिए पोस्टर लगा दिखता है तो लोएड थोड़ा सोचने के बाद काम मांगने जैसे ही अंदर गया, वहाँ का मालिक अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे लोएड बड़ी आसानी से बच गया। उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि रेस्टोरेंट के मालिक की देख के ही फट जाती है कि आखिर बच्चा है क्या ये कोई मॉन्स्टर है? देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मैं कोई चोर नहीं, बस पार्ट टाइम काम की तलाश में यहाँ आया हूँ, तो क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? लेकिन उस आदमी को लोएड पर शक होने लगता है कि कहीं ये किसी गैंग का मेंबर तो नहीं और कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें काम चाहिए तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जो सुन अब लोएड एक डिश बनाने की सोचता है और जिस अंदाज में वो सब्जियों को लेकर काट रहा था, भाई सालों का एक्सपीरियंस लग जाता लोगों को ये सीखने में। उस आदमी के पूछने पर लोएड बताता है कि मैं यहाँ सोल्जर बनने आया था लेकिन कल हुए एग्जाम में मैं ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ और मैं खाली हाथ अपने घर वापस लौटना नहीं चाहता, इसलिए मैंने फैसला किया है दोबारा से एग्जाम की तैयारी करने का। उसकी बातें सुनकर और उसकी काबिलियत को देखते हुए रेस्टोरेंट का मालिक समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा तो नहीं, तो जरूर कोई ना कोई इसे ढूंढ रहा होगा। इधर मैर्थो, सेलन और रियो क्लास के बीच लोएड के आंसर शीट देखने में लगे होते हैं कि आखिर वो फेल क्यों हुआ। तो कॉलिन फिर से मैर्थो को रख के देती है कि क्या तुझे यही टाइम मिला सब करने को। और यहाँ पर इनकी बातों से पता लगता है कि असल में लोएड फिजिकल टेस्ट में फेल नहीं हुआ, बस रिटन टेस्ट में हुआ है क्योंकि उसने आंसर्स की जगह अजीब अजीब सी ड्रॉइंग्स बना रखी थी। अब कॉलिन जब उसकी ड्रॉइंग्स और आंसर शीट को अच्छे से देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता क्योंकि जो लोएड ने बनाए थे वो एंशिएंट कैरेक्टर्स हैं और इन्हें बनाना सबके बस की बात नहीं होती। यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर बैठे लोएड को दिखाया जाता है जिसने अपनी डिश बनाकर रेडी कर दिया था और रेस्टोरेंट के मालिक को टेस्ट करने के लिए देता है, लेकिन उसकी तो अलग ही सोच के फट रही होती है कहीं इसने कोई जहर तो नहीं मिलाया हुआ। इधर अब रियो कॉलिन से उन कैरेक्टर्स के बारे में पूछती है तो बताती है कि एक बहुत ही प्राचीन लिखाई है जो शब्दों के साथ साथ तुम्हारी मैजिकल पावर्स को भी दर्शाती है। कॉलिन मैर्थो से पूछती है कि तुमने उसके एग्जामिनर से पूछा तो था ना कि वो फेल कैसे हुआ? हाँ मैंने पूछा था, बहुत प्यार से पूछा था,
सही में भाई ने तो कुछ ज्यादा ही प्यार से पूछा था। एग्जामिनर से पूछने पर मैर्थो को पता लगा था कि लॉयड ने थ्योरी का एग्जाम देने के साथ साथ प्रैक्टिकल में बारिश बुलाने वाला मैजिक भी किया था, जो सुन कॉलिन फाइनली समझ जाती है कि लॉयड उनकी सोच से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जल्दी से जल्दी अब उसे ढूंढना होगा। दूसरी तरफ अब फिर से रेस्टोरेंट के मालिक को दिखाया जाता है जिसने लॉयड के बना डिश खा ली थी और अब उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि एक बच्चा ऐसा लाजवाब खाना कैसे बना सकता है। वो आदमी लॉयड को अपना नाम क्रोमा बताता है और उसका टैलेंट देखते हुए फाइनली हायर कर लेता है। इधर ये चारों अब लॉयड की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं तो सेलन कहते हैं कि क्यों ना हम उसे छोड़ के पहले प्रिंसेस मैरी को ढूंढे और उसके बाद हम सेलिब्रेशन में एक सेरेमनी रखेंगे जिसमें लॉयड भी इनवाइटेड होगा। अब शाम का सीन दिखा जाता है जहाँ लॉयड घर वापस आता है और जैसे ही उन दोनों को लॉयड के फेल होने के बारे में पता लगा उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि भाई ये क्या सुन लिया हमने। और अब इससे पहले के गुस्से में अलका लॉयड के फेल होने की वजह से मैरी को पनिशमेंट देती, वो कहता है कि प्लीज रुक जाइए, मैं अगले साल इस एग्जाम के लिए फिर से ट्राई करना चाहता हूँ और तब तक मैं मैरी के साथ ही रहूंगा। मेरे पास अब एक पार्ट टाइम जॉब भी है और मैरी को भी लॉयड के यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं होती। तो आखिर में अलका को भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब क्योंकि लॉयड यहीं रहेगा तो अलका सोचती है कि क्यों ना मैं भी यहीं रहूं। जिस पर मैरी कहती है कि तुम्हें सब फालतू काम छोड़ के शहर को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। अजामी के ऊपर अभी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस साल होने वाले फेस्टिवल में काफी सारे लोग अलग अलग जगह से आएंगे और काफी ज्यादा चांसेस है कि मौका मिलते ही जियो एम्पायर हमारे साथ वॉर शुरू कर दे। तो अलका मना करते हुए कहती है कि नहीं, ये सब कुछ ह्यूमंस ने शुरू किया है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि अपने दुश्मनों का सामना कैसे करेंगे, इसमें मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकती। मैरी अलका को मनाने की काफी कोशिश करती है पर आखिर तक वो नहीं मानती और उल्टा वार्निंग देकर चली जाती है कि अगर तुमने लॉयड को इन सब में घसीटा तो तुम्हारा एक किंगडम बचेगा नहीं। अलका वापस जा ही रही होती है कि तभी मैरी उसे गाली देने लग जाती है जो उसने सुन लिया और फिर से मैरी को एक कर्ज दे देती है। गुस्से में आके मैरी अलका के उस मैजिकल बॉल को जिसमें अलका रहती है उसे कुएं में फेंक देती है। अगले दिन रिहो और मैर्थो को दिखाया जाता है जो उसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहां अपना लॉयड पार्ट टाइम काम करता है और वो लोग अभी लॉयड की खोज में ही थे जहां सेलन हर जगह पागलों की तरह से ढूंढने में लगी है। तभी उन दोनों की नजर आसपास के माहौल के ऊपर पड़ती है जो बाकी दोनों कंपैरिजन में काफी अलग है। हर जगह अच्छी तरह से साफ है और लोगों की भीड़ भी है। ये कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है, इस खड़ूस बुढ़े को कोई नया नमूना मिला है क्या। अब जैसे ही वो दोनों खाना टेस्ट करते हैं मैर्थो को तो यकीन नहीं होता कि इस गोबर जैसी जगह पे इतना अच्छा खाना कैसे बन सकता है और पूछता है कि भला आखिर तुमने काम पे किसे रखा है। इतने में तभी लॉयड खाना लेकर वहां आ जाता है जो देख के दोनों का ही होश उड़ जाता है कि भाई ये यहाँ क्या कर रहा है। अबे बुढ़े साले, तुझे पता भी है कि तू किससे काम करवा रहा है, ये बच्चा कौन है और कहाँ से आया पता है तुझे। नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ सही कहा, मुझे भी नहीं पता। इन लोगों को आपस में लड़वा के लॉयड बाहर आ जाता है जहाँ रास्ते में उसे मैरी दिखती है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सेलन को दिखाया जाता है जहाँ उसने एक आदमी के छाती के बाल खींच डाले थे क्योंकि वो उसे लॉयड को ढूंढने से रोक रहा था। लिटरली भाई क्या हाल कर दिया उस आदमी का। उसकी ये हरकत देखकर एलन काफी गुस्सा होता है और स्वॉर्ड निकाल लेता है सजा देने के लिए। अगर तुम्हें लड़ाई एक सही रास्ता दिख रहा है तो ठीक है, मैं भी रेडी हूँ। लेकिन जैसे ही अब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है सेलन की बेल्ट उसे प्रोटेक्ट करते हुए एलन के स्वॉर्ड को दूर फेंक देती है और ये उसके साथ पहली बार हुआ था तो इसलिए सेलन को लगता है कि ये भी उसके प्यारे देवता का करिश्मा है। तभी अचानक घूमते घूमते लॉयड भी वहां जाता है जो देख सेलन का दिल गार्डन हो गया और एलन से कहते हैं कि आप मेरी जगह मेरे होने वाले पति देव तुमसे लड़ेंगे। इतने में मैर्थो भी वहां पर आ गया होता है और पूछता है कि क्या तुम सही में लॉयड से लड़ने वाले हो। तो एलन मना करते हुए कहता है कि नहीं, आम लोगों से लड़ना मेरी शान के खिलाफ है। तो मैर्थो धमकाते उसे कहता है कि तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी, चुपचाप जाके लड़ो उससे। और जब कॉलिन को पता लगता है कि इसी बच्चे का नाम लॉयड है तो वो भी इस फाइट के फुल सपोर्ट में आ जाती है क्योंकि अभी ये सब लॉयड की असली स्ट्रेंथ देखना चाह रहे होते हैं। एलन को लग रहा था कि शायद मैर्थो उसका टेस्ट लेना चाह रहा है और लॉयड को एक बच्चा समझते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक एडवांटेज देता हूँ, तुम पहला पंच मुझे मार सकते हो। और लॉयड ने भी अपना पंच रेडी कर लिया होता है जो देख उन सबकी फट जाती है कि भाई एलन तो गया काम से। लेकिन जैसे ही अब उसने पंच करने की कोशिश की एक बड़ा सा तेज तूफान आ जाता है और लॉयड सबकी नजरों के बीच से वहीं गायब हो जाता है क्योंकि मैरी उसे उठा ले गई। वो लॉयड को साइड मिला के डांटती है कि आखिर तुम लड़ने कैसे लगे, इसकी परमिशन ली तुमने मुझसे। जो सुन लॉयड उल्टा उसे थैंक्स कहने लगता है क्योंकि बेचारे बच्चे को लग रहा होता है कि मैरी ने उसकी जान बचाई है लेकिन असल में तो उसने उस बेवकूफ एलन को मरते मरते बचाया। तभी क्रोमा वहां आता है और लॉयड को मैरी के साथ देख के उसे रेस्टोरेंट वापस जाने को कहता है और खुद मैरी के सामने झुक जाता है। मैं खुश हूँ कि आप सही सलामत हैं। आपके जाने के बाद मैंने भी आर्मी से रिजाइन करके यहाँ कैफे खोल लिया। क्रोमा मैरी से किंगडम के हालातों के बारे में पूछता है तो बताती है कि फेस्टिवल के बाद आने वाले इंटरनेशनल समिट में जरूर यहाँ के किंग और यहाँ के लोगों पर अटैक होगा, तो इससे पहले कि हमारी जियो एम्पायर के साथ एक बड़ी जंग शुरू हो जाए हमें सब रोकना होगा। दूसरी तरफ मैर्थो भी इस वॉर के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा होता है। तब कॉलिन के पूछने पर मैर्थो अपने पास्ट के बारे में बताता है जहां उसने इस वॉर की वजह से काफी ज्यादा दर्द सहा क्योंकि सालों पहले उसकी फैमिली और गांव के लोगों को जियो एम्पायर ने खत्म कर दिया था। दो देशों में होने वाले इन वॉर्स के बीच मासूम लोग ही जाने जाती हैं, इसलिए मैर्थो नहीं चाहता कि फिर से वही सब हो जो उसके साथ हुआ। इधर सेलन काफी उदास होती है क्योंकि उसने एक बार फिर से लॉयड को खो दिया, पता नहीं उसे अब वो कब मिलेगा। फिलहाल दोनों अभी विच मैरी के घर जा रहे होते हैं ताकि प्रिंसेस मैरी को ढूंढने का कोई रास्ता निकाल सके। लेकिन जैसे ही दोनों उसे घर पहुंचते हैं तो लॉयड आगे दरवाजा खोलता है जो देख दोनों को समझ नहीं आता कि भाई ये प्राणी यहाँ क्या कर रहा
रहा है। लॉयड अब दोनों को अंदर बुलाता है और सेलन इस बात को सोचे घबरा रही होती है कि लॉयड एक विच के साथ रह रहा है, कहीं दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। अरे नहीं नहीं, मुझे अपने जानू पे पूरा भरोसा है, हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है। इतने में अब लॉयड दोनों के लिए गरम गरम चाय लेकर आता है और तब रिहो को समझ में आता है कि इस पागल लड़की ने तो लॉयड को अपना भगवान ही मान लिया है। इसी बीच मैरी घर में आती है और लॉयड से पूछती खाना तैयार है कि नहीं, और बच्चों जैसी हरकतें करते हुए आगे सोफे पे लेट जाती है। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि रिहो और सेलन भी घर पे आए हुए हैं। बेचारी मैरी की इज्जत का फालूदा हो जाता है। लॉयड मैरी को उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाता है, पर सेलन का तो मैरी को देख के अलग ही खून खोल रहा था। वो अब लॉयड को कॉफी बनाने के लिए भेज देती है और उन दोनों से यहाँ आने की वजह पूछती है। तो रिहो गायब हुई प्रिंसेस का फोटो दिखाते हुए बताते हैं कि हम इनकी तलाश में हैं। लेकिन प्रिंसेस का चेहरा तो बिल्कुल मैरी जैसा दिख रहा होता है, जो देख उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। और यहाँ पता लगता है कि प्रिंसेस मारिया असल में और कोई नहीं बल्कि मैरी ही है। हालांकि उसने अब तक किसी को रिवील नहीं किया, इसलिए रिहो को भी शक होने लगता है। लेकिन सेलन को इस तरह उदास देख के मैरी को काफी बुरा लगता है और उसे लगता है कि शायद मैं इनके साथ ठीक नहीं कर रही, मुझे असली बात बता देनी चाहिए। पर सेलन को तो इस बात में जानने में इंटरेस्ट होता है कि आखिर मैरी और लॉयड का रिश्ता क्या है, जो सुन रिहो का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई पागल लड़की है क्या। उससे और ज्यादा सबर नहीं होता, तो मैरी से खुद ही पूछ लेती कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ कर क्या रही हो। अब इससे पहले कि मैरी उन लोगों को सच बताती, लॉयड कॉफी लेकर आ जाता है और कहता है कि मिस मैरी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप हो इस किंगडम के सेवियर जिसने हमेशा हमें बचाया। दरअसल भोला भाला लॉयड मैरी को कोई अंडरकवर एजेंट समझ रहा था, जो सभी की नजरों से छुपकर अपनी लड़ाई लड़ रही है। मैरी भी सोचती कि भाई ये कब हुआ। वैसे तो लॉयड की बात उसके सर के ऊपर से जा रही थी, पर खुद को बचाने के लिए वो भी एक्टिंग करने लग जाती है। हाँ सही कहा, मैं हूँ मैरी, इस वर्ल्ड की सेवियर। आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। प्लीज मिस मैरी, आप मुझे अपने साथ इस दुनिया को बचाने का एक मौका दीजिए। मैं भी ये जंग लड़ना चाहता हूँ। पर उसके काफी रिक्वेस्ट के बावजूद मैरी उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम्हें इस लड़ाई में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं। मैरी अपने जज्बातों में बह के और भी कुछ ऐसी बातें कह जाती है जो सुन लॉयड को काफी बुरा लगता है और नाराज होकर चला जाता है। मैरी कहती है कि देखो मैंने जो भी किया लॉयड की भलाई के लिए ही किया, और मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं ही हूँ प्रिंसेस मारिया जिसकी तुम लोग खोज में थे। बताओगी जरा कि तुमने लॉयड से ऐसा क्यों कहा, उसे हर्ट क्यों किया। तो मैरी अब दोनों को आराम से बिठा के क्लून विलेज के बारे में बताती है जहाँ से लॉयड आया है, जिस पर रिहो कहती है क्या मजाक है, ये तो सिर्फ कहानियों में है। हाँ शायद तुम लोग को यकीन न हो, लेकिन वो क्लून विलेज असल में है और लॉयड भी वही का है। और उस विलेज की लीडर अलका नहीं चाहती कि लॉयड को इन सब मामलों में इन्वॉल्व किया जाए। मैं अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ नॉर्मल लोगों से लेकर हाई प्रोफाइल लोग सब बस प्रिंसेस मारिया को ही ढूंढना चाहते हैं, और ये वही मास्टरमाइंड करवा रहा है जो मेरा सहारा लेकर इस वॉर को शुरू करना चाहता है। और मैरी को इस वक्त इस वॉर को रोकने के लिए हेल्प की जरूरत थी, तो प्रॉब्लम को समझते हुए रिहो और सेलन उसको साथ देने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैरी छत के ऊपर बैठी अपने फादर के बारे में ही सोच रही होती है। अचानक से अलका वहाँ जाती है, जो फिलहाल इस बात से खुश थी कि मैरी ने अपना वादा निभाया, लेकिन वो इस बात से काफी नाराज होती है कि मैरी ने उसे क्रिस्टल बॉल के साथ कुएं में फेंकने की हिम्मत कैसे की। बहुत मुश्किल से वो वहाँ से निकल पाई और गुस्से में अलका उसे फिर से शराब दे देती है। देखते देखते अब फेस्टिवल वाला दिन करीब आने लगता है, जहाँ रिहो और सेलन हर इंसान से किसी के बारे में पूछ रहे होते हैं। रात में जब अलका लॉयड के साथ मेले में घूम रही होती है तो वो काफी उदास होता है। लॉयड के लिए बहुत मुश्किल है खुद को वॉर से दूर रख पाना, वो भी ये जानने के बाद कि यहाँ के लोगों के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पर फिलहाल अलका जो चाहती थी वही हो रहा है, इसलिए वो तो बहुत खुश होती है। और लॉयड का मन बहलाने के लिए अलका उसके साथ फेस्टिवल में घूमते घूमते एक साथ गेम्स खेल के और थोड़ी बहुत मस्ती करके उसे खुश करने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। लॉयड अभी उदासी था। अलका इधर उधर उसका ध्यान भटकाने में लगी होती है कि तभी अचानक से कुछ बड़े बड़े मॉन्स्टर्स मेले में आके लोगों को मारने लग जाते हैं। इधर महल में मैर्थो और क्रोमा किंग के पास खड़े उसके आदेश का इंतजार ही कर रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और वहीं बातों बातों में क्रोमा उसे बताता है कि मैं पहले ही प्रिंसेस मारिया से मिल चुका हूँ, वो बिल्कुल सही सलामत है और अपने दोस्तों के साथ इस वॉर को रोकने के लिए मास्टरमाइंड को ढूंढने में लगी है। भले ही शायद वो ये बात न जानती हो, लेकिन मैं जान चुका हूँ कि असली मास्टरमाइंड तुम ही हो। और यहाँ पर ये राज खुलता है कि मैर्थो ने किंग को अपने वश में किया हुआ है, ताकि सामने वाले राज्य यानी जियो एम्पायर के अटैक करने से पहले ही वो उन्हें खत्म कर दे, क्योंकि उसके हिसाब से ये वॉर होनी ही होनी है। इन लोगों के बीच बात चली रही होती है कि इतने में मैरी रिहो और सेलन के साथ महल में आ जाती है। और अब जब ये साबित हो ही चुका है कि असल में मैर्थो इस वॉर की प्लानिंग कर रहा था, तो मैरी भी अपनी असलियत बता ही देती है। मैर्थो को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके सामने हंसते हुए कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किंग अभी भी मेरे कब्जे में है। लेकिन अचानक ही एक जोर का अटैक लगने पर मैर्थो सीधा दीवार में जाके घुसता है, और ये अटैक किया किंग ने, क्योंकि वो फिलहाल किसी और के वश में है। मैर्थो के उसे काबू करने से पहले किसी डीमन ने उसे वश में कर लिया था, जो अब सिर्फ और सिर्फ तबाही चाहता है। किंग अब मैर्थो को पकड़ के उसे अपनी ही तरह एक मॉन्स्टर में बदल देता है, ताकि जल्दी से वो खुद यहाँ से निकल सके। रिहो अब मैर्थो से फाइट करके उसे रोकने की कोशिश करती है, और इसी बीच मैरी मौका देख के किंग को ढूंढने चली जाती है। और फिलहाल अभी उसके फादर की बॉडी के अंदर जो भी है, मैरी उसे खत्म करना चाहती थी और अपनी फुल पावर्स के साथ अटैक करती है। थोड़ी देर के लिए तो किंग ही उससे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन मैरी की स्पीड काफी ज्यादा होती है और मौका देख के जैसे उसने अटैक करना चाहा, उसे अपने फादर का रियल चेहरा दिखाई देता है। लेकिन असल में तो बस एक चाल थी। किंग के अंदर बैठा हुआ मॉन्स्टर उसे बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। उसी वक्त मैरी को लॉयड के बारे में याद आता है कि कैसे उसने उसका दिल दुखाया था। चाहे कुछ हो जाए, मैं उसे माफी मांगे बिना तो मरने नहीं वाली, लेकिन मैं तुम्हें पहली वार्निंग दे रहा हूँ, अगर जान प्यारी है तो डीमन किंग के रास्ते में मत आओ।
और तब मैरी को पता लगता है कि उसके सामने खुद डीमन किंग खड़ा है। दूसरी तरफ अपने लॉयड को दिखाया जाता है जो फेस्टिवल में आए मॉन्स्टर से फाइट करने में लगा था और सबको ठिकाने लगाने के बाद अलका से कहता है कि मुझे मैरी की हेल्प के लिए जाना ही होगा, वो अकेले उनसे लड़ नहीं सकती। मैरी को इधर अलका की बात याद आ रही होती है जहाँ उसने कहा था कि क्लोन विलेज के लोग मदद के लिए तभी आते हैं जब मामला इंसानों के हाथों से बाहर चला जाता है। इसलिए अब मैरी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अगर उसे पहले पता होता कि उसकी लड़ाई खुद डीमन लॉर्ड से होने वाली है तो वो लॉर्ड की हेल्प लेकर कब का मामला सुलटा चुकी होती, लेकिन फिलहाल बेचारी कुछ कर नहीं सकती तो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और कहती कि मैं तुझे आज छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार दिक्कत तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वहीं बाहर लॉयड भी सबको ठिकाने लगाते हुए मैरी की हेल्प के लिए महल की तरफ आ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एलन के ऊपर पड़ती है जो मॉन्स्टर से बचने के लिए छुपकर बैठा हुआ था। बेचारे के इन मॉन्स्टर्स को देखे कुछ ज्यादा ही फट रही होती है। वो उसे अपनी प्रॉब्लम समझा ही रहा होता है कि अचानक से लॉयड एक बड़े से मॉन्स्टर को अपनी एक उंगली से ही मार फेंकता है जो देख खुद उसकी फट जाती है कि भाई ये क्या था। एलन को तब रियलाइज होता है कि लॉयड जैसा एक छोटा सा बच्चा अगर राज्य को बचाने के लिए लड़ सकता है तो उसके लिए पीछे हटना कितनी बेशर्मी वाली बात होगी। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगा के एलन उन मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। वहीं तभी ऊपर आसमान में एक बड़ा सा मैजिकल सर्कल पूरे शहर को घेर लेता है जिसे अलका ने बनाया था। तुम सब ने मेरे फेस्टिवल को बर्बाद कर दिया, इसकी कीमत तो चुकानी होगी, और अपने बस एक ही अटैक से सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने लग जाती है। दूसरी तरफ यहाँ मैर्थो के मॉन्स्टर वाले रूप ने सबको इस जगह पर रोक के रखा हुआ था। रियो कहती है कि अब तो हमें लॉर्ड को बुलाना ही होगा, उसके बिना हम जीत नहीं सकते। हाँ तुमने सही कहा। और सेलन ये कहते हुए खुद मैर्थो के सामने चली जाती है। मुझे पता है वो जरूर आएगा क्योंकि अब मैं जो खतरे में हूँ। मैर्थो जैसे उस पर अटैक करने की कोशिश करता है सेलन की बेल्ट रोक लेती है जो देख वो अजीब ही तरह से खुश हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भी लॉर्ड की वजह से ही हो रहा है, पर फिलहाल वो किसी तरह मैर्थो को बिजी रख रही थी। तो रियो लॉर्ड को बुलाने की सोचती है लेकिन इतने में वो खुद ही आ जाता है। सेलन खुशी के मारे उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है पर अपना सख्त लौंडा बिल्कुल ही इग्नोर मारते हुए क्रोमा के पास जाकर उसके हाल चाल लेने लगता है। अरे सर जी ठीक तो हो ना आप, कहीं चोट तो नहीं लगी? लॉर्ड को जब सिचुएशन समझ में आती है तो मैर्थो सवाल करना शुरू हो जाता है कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो, तुम तो एक सोल्जर हो ना, तो ये सब क्यों? और लिटरली लॉर्ड की बस एक ही उंगली काफी होती है मैर्थो को धूल चटाने के लिए। लॉर्ड उसे समझा के पहले जैसा करने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं। मैर्थो दोबारा से अटैक करने आगे बढ़ता है तो बदले में लॉर्ड उस पर अपना सर दे मारता है और बस इतने सही मैर्थो को शरीर से आत्मा बाहर आ जाती है। तभी जल्दी से लॉर्ड उसे बचाने जाने ही लगा कि इतने में मैरी खुद ही भागते हुए वहां जाती है। पहले तो उसने खुद ही लॉर्ड को दूर रहने के लिए कहा था लेकिन फिलहाल उसकी जान सिर्फ वही बचा सकता है। इतने में पीछे से वो डीमन लॉर्ड भी आ गया। लॉर्ड कहता है कि अरे अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ बहुत ही खतरा है, आपको चले जाना चाहिए। बेचारे को डीमन लॉर्ड अंकल जी दिख रहे होते हैं। तो मैरी अब सबको किंग के ऊपर काबू किए गए डीमन लॉर्ड की असली सच्चाई बताती है जो सिर्फ और सिर्फ तबाही चाहता है। अरे देखो ये कितना भद्दा दिखता है और ऊपर से कितनी बदबू भरी है इसकी बॉडी में। मेरे प्यारे लॉर्ड क्या तुम इसे साफ कर सकते हो? तो भोला भाला बच्चा ऐसा ही करता है, अपने मैजिकल रुमाल से उसे अच्छे से साफ कर देता है और मैरी भी यही चाहती थी। डीमन लॉर्ड भी जाते हुए कहता है कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ? पूरी एनिमे हिस्ट्री में किसी भी डीमन लॉर्ड का ऐसा शर्मनाक अंत नहीं हुआ होगा। लॉर्ड अब उसे रुमाल से मैरी के हाथ घाव को ठीक कर देता है जो देख वो भी उससे माफी मांगते हुए गले लग जाती है। अगली सुबह अब फेस्टिवल की तैयारियों के साथ शुरू होती है और वहीं शहर में घूमते हुए लॉर्ड की नजर अपने बड़े भाई शोमा पर जाती है जो काफी टाइम बाद उससे मिलने आया है। शोमा लॉर्ड की तारीफ करते हुए कहता है कि क्या बात है मेरे भाई, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में एक डीमन लॉर्ड को हरा दिया। दरअसल यार शोमा अजामी में अपने कुछ सवालों के जवाब पता करने आया है जो तुम्हें आगे पता लगेगा। तभी आपस में बातें करते हुए उन दोनों की नजर अलका पे जाती है जो देख शोमा जल्दी से निकल लिया और जब अलका को ये बात पता लगती है कि शोमा यहाँ आया है तो उसे कुछ शक होने लगता है। दूसरी तरफ मैर्थो को दिखाया जाता है जहां उसके पीछे जंगलों में एक बड़ा सा मॉन्स्टर टाइप खरगोश पड़ा होता है। बेचारा किसी तरह उससे बचते बचाते भाग ही रहा होता है कि तभी अलका आके उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद अलका मैर्थो को गेहूं के खेतों के पास लेकर आती है जो उसने खुद उगाए थे। इन्हीं सब फसलों को देखकर अलका सालों से जरूरतमंदों की मदद करते आ रही है। तभी मैर्थो को अपने बचपन की एक बात याद आती है जहाँ कोई मसीहा आकर उनके गाँव में हमेशा राशन का सामान देकर जाया करता था। शायद वो और कोई नहीं बल्कि अलका ही थी। देखो मैं अच्छी तरह जानती हूँ किस तरह तुमने जंग शुरू करने की कोशिश की, तो अब किसी न किसी को तो तुम्हें सजा देनी ही होगी। तुम्हें अब यहीं रहकर इन सारे फसलों की देखभाल करनी होगी। जिसके बाद अलका जब घर वापस लौटती है तो लॉर्ड को कपड़े बदलते हुए देखने लगती है जो चीज मैरी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और उसे उठा के बाहर फेंक देती है। अलका पूछती है कि तुम अब तक महल वापस क्यों नहीं गई, क्योंकि अब तो तुम्हारे फादर भी ठीक हो चुके हैं। जिस पर मैरी मना करते हुए कहती है कि नहीं मैं यही रहना चाहती हूँ। कुछ देर बाद लॉर्ड सोल्जर की ड्रेस पहन के अपने कमरे से बाहर निकलता है जो देख अलका का तो जैसे उस पर दिल ही आ गया। इतने में बाहर सेलन और रिहो भी आते हैं और इससे पहले कि सेलन अपने जाने मन को इस ड्रेस में देखकर उसकी तारीफ करती लॉर्ड उन्हें अपनी विलेज चीफ अलका से मिलाता है जो देख दोनों आपस में ही लॉर्ड के लिए लड़ने लगते हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पर लॉर्ड ने सोल्जर की ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि डीमन लॉर्ड को हराने के बाद उसे एकेडमी में एडमिशन मिल चुका है। जिसके बाद अब अगले दिन रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लॉर्ड, मैरी और क्रोमा एक साथ कहीं जा रहे होते हैं। वो लोग एक विलेज में पहुंचते हैं जहाँ मैरी लॉर्ड को कचरा उठाने के बहाने लेकर आई थी क्योंकि यहाँ पर एक मैजिकल होली स्वॉर्ड जमीन के अंदर गड़ी हुई है। मैरी बताती है कि एक भविष्यवाणी के मुताबिक जो कोई भी इस स्वॉर्ड को निकाल सकेगा उसके पास इस दुनिया पर राज करने की ताकत होगी। और लॉर्ड तो उस स्वॉर्ड को ऐसा निकाल देता जैसे वो कोई खिलौना हो जो देख उस विलेज चीफ का मुंह खुला खुला रह जाता है क्योंकि वो काफी सालों से इस स्वॉर्ड को टूरिस्ट को दिखाकर पैसे कमा रहा था। और इसलिए मैरी भी कचरा उठाने के बहाने लॉर्ड को इस विलेज में लेकर आई थी ताकि वो स्वॉर्ड को निकाल दे। क्रोमा पूछती
पूछता है कि अब हमें भला इस होली स्वॉर्ड का करना क्या है। देखो, इस जैसे स्वॉर्ड की और भी कॉपीज बनाई जा सकती हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, तो अब तुम्हारा काम है इसे पब्लिक में दिखाकर साबित करना कि यह इसलिए स्वॉर्ड थी। अगली सुबह एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सबकी ट्रेनिंग चल रही थी और लोएड की ऐसी स्पीड देख के सबकी फट जाती है कि भाई ये बंदा क्या खा के आया है। थक हार के अपनी ट्रेनिंग खत्म करके सब क्लासेस में पहुंचते हैं जहाँ कॉलिन उन्हें बताते हैं कुछ दिनों में इंटर स्कूल लीग कॉम्पिटिशन होने वाला है जहाँ हमें कम्पीट करना होगा रॉकजो मैजिक स्कूल के साथ। तो अब से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाली, हम सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान देंगे। लोएड के पूछने पर एलन बताता है कि दरअसल ये इंटर स्कूल लीग कॉम्पिटिशन हर साल होता है और हमारी एकेडमी पिछले 3 सालों से हारती ही आ रही है। अब इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है जहाँ एक स्टैचू के ऊपर उन्हें फ्लेम अटैक करना है। सेलन और रियो तो काफी अच्छा करते हैं, पर जब लोएड की बारी आए तो वो अपने स्पेल्स ठीक से बोल ही नहीं पाता और आसपास की जगह को ही पूरा बर्बाद कर देता है। जिसके बाद कॉलिन अब सबको एक बार फिर से मौका देती है जहां उन्हें स्टैचू के ऊपर विंड अटैक करना है और लोएड के अटैक करने से पहले सब कुछ सही चल रहा था, वो तो बस एक बार में ही पूरे स्टैचू को टुकड़ों में बदल देता है, जो देख बेचारी कॉलिन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तभी सेलन कॉलिन से आके पूछती है क्या तुम मुझे हीलिंग मैजिक सिखा सकती हो, जिस पर रियो कहते कि नहीं बेटा रहने दे, ये सीखना कोई हलवा नहीं है, कई सारे लोग तो आधे पर इसे छोड़ देते हैं, तो अगर ये हीलिंग मैजिक सीखना इतना ही मुश्किल है तो मैं जरूर सीखना चाहूंगा इसे। लेकिन हीलिंग मैजिक सिखाने के लिए भी उन्हें ऐसा कोई चाहिए जिसे चोट लगी हो, तो अब बेचारे एलन को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। अरे चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा बस तुम्हारे हाथ पैर ही टूटेंगे। इधर मैरी जब घर पर चाय पी रही होती हैं तो अचानक 2 लड़कियां अंदर आ जाती हैं और अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम किनॉन सिस्टर्स, मेरा नाम है मीना और ये है मेरी छोटी बहन फाइलो जो बस दिखती मुझसे बड़ी है। दरअसल ये दोनों रॉकजो मैजिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ रियो की तलाश में आई थी। इतने में दरवाजा खोलकर अंदर लोएड आता है जो देख फाइलो उसे एक जोरदार लात मारती है, पर उसे तो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोएड को लगता है कि शायद ये कोई मुक्की मारने की कोशिश कर रही थी, जो देख फाइलो उसकी पावर से बहुत इंप्रेस हो गई और मैरी से कहते कि प्लीज मुझे रहने दो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। वो तो लोएड की नौकरानी बनने को भी तैयार थी, पर मैरी को उसकी हरकतें पसंद नहीं आती और दोनों को लात मार के बाहर फेंक देती है। आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, फिलहाल मुझे भी खाना बनाने पे ध्यान देना है। जो सुन मैरी ने सुकून की सांस ली ही थी कि पीछे से अलका आ जाती है। अरे मैंने सुना है कि तुम लोएड के साथ होली स्वॉर्ड वाले विलेज में गई थी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के अकेले लोएड के साथ घूमने चली गई। और अलका मैरी को श्राप देकर उसे तितली के रूप में बदल देती है। अगले दिन अब अजामी एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ सब बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे। रियो कॉलिन से पूछती है कि भला तुम इस कंपटीशन के लिए इतने जोश में क्यों हो। इसलिए क्योंकि मुझे उस स्नेक वुमेन को हराना है, इस बार फिर से मैं हारना नहीं चाहती। तभी वही स्नेक वुमेन वहाँ जाती है जिसकी अभी कॉलिन बात कर रही थी और उसके साथ दोनों कैनॉन सिस्टर्स भी होती हैं और इस लेडी का नाम है रियोल जो रॉकजो मैजिक स्कूल से है। यहाँ पता लगता है कि असल में रियोल रियो की पुरानी क्लासमेट थी जो पॉलिटिक्स की गंदी चालों को चल के बस लोगों को अपने रास्ते से हटाना जानती है। ऐसी चालें चल के वो आज हेड मास्टर की पोजीशन तक पहुंच चुकी है। रियोल यहाँ रियो को अपनी बातों में भड़काते हुए अपने साथ करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती। और इधर फाइलो का तो लोएड के साथ अलग ही चल रहा था, जो देख सेलन पागल हो जाती है कि आखिर मेरे लोएड को इसने हाथ कैसे लगाया। घर पर जब लोएड मैरी के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है तो काफी उदास दिख रहा था और मैरी से कहता है कि मैं काफी टाइम से किसी करीब जाना चाह रहा हूँ, पर मैं ये करूँ कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैरी को लगता है कि लोएड उसे अपनी दिल की बात कहना चाहता है, तो वो कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं उसे डेट के लिए पूछना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे जैसे के साथ कौन ही डेट पे जाना चाहेगी। तो मैरी उसके अंदर जोश बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, अगर तुम्हें किसी को पाना है तो उसे हासिल करके रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैरी तो उसका जोश ये सोच के बढ़ा रही थी कि लोएड उसे प्रपोज करेगा, पर बेचारी को कहाँ पता था कि लोएड रियो को डेट पे ले जाना चाहता है। अगले दिन अकेडमी में सेलन रियो से लोएड का फोटो दिखाकर सलाह मांग रही होती है कि मुझे कुछ बताओ, मैं इसके साथ और टाइम कैसे बिताऊं। लेकिन एलन आकर उल्टा दोनों का मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बदले बेचारे को रियो की लात खानी पड़ती है। अचानक ही लोएड वहाँ पे आ गया और रियो से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, जो सुनकर सेलन कोमा में ही चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लोएड और रियो एक कैफे में बैठे होते हैं जहाँ रियो काफी शर्मा रही थी। लोएड कहता है कि आखिर बात क्या है, मैंने देखा है कि तुम काफी टाइम से परेशान से दिख रही हो। बेचारी सेलन बाहर से इन दोनों को बातें करते हुए देख रही होती है और सोचती है काश मैं होती इसकी जगह पे। वैसे तो उसने अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन वही रास्ते से गुजरता हुआ एलन उसे पहचान लेता है और पूछता है कि भाई आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और अब क्योंकि एलन के देखने की वजह से उसकी इज्जत का फालूदा हो चुका था, तो वो गुस्से में बेचारे की एक और टांग तोड़ डालती है। इधर रियो अब लोएड के काफी पूछने पर अपने पास्ट के बारे में बताती है, जहाँ वो एक ऑर्फनेज में रहा करती थी और वहीं उसकी मुलाकात रियोल से हुई थी, जो उसकी काफी अच्छी दोस्त भी बन गई थी और काफी तरह के मैजिक को यूज करना सिखाया करती थी। लेकिन रियो के बाएं हाथ में लगी उस गहरे चोट की वजह से वो कभी भी अपने ऑर्फनेज के लिए कुछ कर नहीं पाती थी। जो देख रियोल ने उसकी हेल्प की और एक अनब्रेकेबल मशीनरी आर्म दिया। रियो ने सोचा था कि शायद वो ऑर्फनेज के लिए थोड़े पैसे कमाने में हेल्प कर पाएगी, लेकिन किसी वजह से उसने ऐसा नहीं किया और वहाँ से भाग गई और तब से ही उसे खुद से नफरत हो चुकी है। रियो बताती है कि वो अपने इस मशीन आर्म से कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि रियोल का तो ये तक मानना था कि इस आर्म से होली स्वॉर्ड को निकाला जा सकता है। फिलहाल अभी रियो का कॉन्फिडेंस काफी डाउन हो चुका था, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस आर्म के बिना कुछ भी नहीं। इस पर लोएड समझाता है कि तुम गलत सोच रही हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, चाहे तुम जैसे भी हो। अगले दिन रियोल
की टीम और लोएड की टीम के बीच एक प्रैक्टिस मैच होने वाला होता है, जहाँ कैनॉन सिस्टर्स फाइट करेंगे सेलन और रिहो से। अब इससे पहले कि मैच शुरू होता, ऊपर से उन्हें एक लड़की की आवाज आती है जिसका नाम है मिनोको, सेकेंड ईयर की हेड। देखो अगर यहाँ कोई मैच होने वाला है तो मैं इस लोएड नाम के बच्चे से लड़ना चाहूंगी। काफी सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। लेकिन लोएड से फाइट करने से पहले अपनी पावर्स का एक नमूना दिखाने के लिए मिनोको फाइलो से फाइट करती है। उसने अपना मैजिकल अटैक करने की कोशिश तो की, लेकिन फाइलो के बस एक ही काउंटर अटैक से मिनोको वही ढेर हो जाती है। अरे तुम ठीक तो हो ना, दूर हटो, तुम जैसे कमजोर का सहारा नहीं चाहिए मुझे। अब शाम के वक्त दिखाया जाता है जहाँ मिनोको मैरी से मिलने आती है और देख के ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिलहाल मिनोको उस फाइट के दौरान लगी चोट को ठीक कराने आई थी, तो मैरी पूछती है कि आखिर तुम आजकल कर क्या रही हो, पहले तो यहाँ रोज आया करती थी। इतने में लोएड भी वहीं आ गया और मिनोको को पहचान लेता है, लेकिन मैरी तो उसके आते ही किचन में ले जाती है कि चल बेटा खाना बना। अगर अलका को पता लग गया कि मैरी ने लोएड को अपना नौकरी बना रखा है तो वो तो गई। लोएड के आते ही मैरी सिर्फ उस पर ध्यान देने लगी थी, जो बात मिनोको को अच्छी नहीं लगती, और चुपचाप उठ के चली जाती है। अगले दिन इंटर स्कूल लीग कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहां मैच शुरू होने से पहले ही रियोल और रिहो के बीच पुरानी बातों को लेकर काफी बहसबाजी होती है। तब क्रोमा सबको इस कंपटीशन का इनाम दिखाता है, जो कि है वही होली स्वॉर्ड, जो देख रिहो और रियोल दोनों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इसे उस जगह से निकाला किसने। मैच स्टार्ट होने से पहले ही रिहो क्रोमा को पीट पीट के पूछने लग जाती है कि आखिर तेरे पास स्वॉर्ड आई कैसे, बता मुझे। ठीक है, तो अब अगर ये स्वॉर्ड दांव पे लगी है तो मैं भी इस कंपटीशन में एक स्टूडेंट के तौर पर ही बैटल करूंगी। कोलिन कहते कि तुम लोग चिंता मत करो, हमारी तरफ से लोएड भी फाइट करेगा। दूसरी तरफ यहाँ मैरी को दिखाया जाता है, जो मार्केट जाने के लिए निकल ही रही होती है कि अलका उसे पकड़ लेती है। उसे अच्छे से पता था कि मैरी जरूर मार्केट जाने के बहाने लोएड का मैच देखने जाएगी। देखो अगर अब तुमने बाहर जाने की कोशिश भी की तो मैं ऐसा कर्ज दूंगी जिससे हर कुछ देर में तुम अपने दर्द से तड़पोगी। मैरी फिर भी उसकी बात नहीं मानती, तो अलका ठीक ऐसा ही करती है और बेचारी मैरी दर्द से तड़प रही होती है। कुछ ही देर में अब इधर इन सभी का मैच शुरू होने वाला होता है, जिसमें अपोनेंट्स को सिर्फ अपने मैजिक का यूज करना होगा। किसी भी तरह के फिजिकल अटैक को फाउल माना जाएगा। सबसे पहला मैच होता है सेलन और फाइलो के बीच। तुमने मेरे लोएड के साथ चिपकने की कोशिश की थी ना, अब भुगतो अंजाम। सेलन को लगा था कि हर बार की तरह उसकी बेल्ट इस बार भी उसे बचाएगी, पर ऐसा नहीं होता। फाइलो के लगातार अटैक्स के बावजूद उसकी बेल्ट को रिस्पॉन्स नहीं करती और वो सेलन के ऊपर एक के बाद एक अटैक करते ही जा रही होती है, इसलिए उसके पास भी बच के भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। अचानक फाइलो एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कि उस सेलन को लगता उसके बेल्ट ने उसे बचा लिया। अब आजा बेटा, अब देखती हूँ तुझे। और सेलन बेल्ट का यूज करते हुए फाइलो को जकड़ लेती है, और अब इससे पहले कि आगे वो कुछ कर पाती, रेफरी सेलन को डिस्क्वालीफाई कर देता है, क्योंकि उसने अपनी बेल्ट से फिजिकल अटैक करने की कोशिश की, जो रूल्स के खिलाफ है। अब अगला मैच होता है लोएड और मीना के बीच। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो है, लेकिन आज तक तुम्हारा सामना मुझ जैसे से नहीं हुआ होगा। और मीना लोएड के मुंह को पानी के बाउल में ट्रैप कर देती है और इंतजार करने लगती है दम घुटने का, लेकिन उसे तो घंटा को फर्क नहीं पड़ता। 30 मिनट तक वो वैसे ही खड़ा रहता है, जो देख मीना को काफी गुस्सा आता है और मैजिक यूज करते हुए अब एक बड़ी सी पानी की दीवार खड़ी कर देती है। ओह, तो लगता है ये भी तुम्हारा कोई मैजिक है, शायद मुझे भी कुछ करना चाहिए। लोएड सिर्फ अपनी आधी से भी कम ताकत का जोर लगाता है, जिससे इतनी पावरफुल फोर्स रिलीज होती है कि मीना सीधा दीवार में जाकर धंसती है और विनर बनता है लोएड। जिसके बाद अब तीसरा और फाइनल मैच रियोल और रिहो के बीच होता है, जहां रियोल उसके मशीनरी आर्म के पावर्स के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो सोचती है कि इसे जीतना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और इससे पहले कि रिहो कुछ करती, रियोल उसके आर्म को बॉडी से अलग कर देती है और उसे लगता है कि अब तो जीत उसकी ही हुई। लेकिन अचानक ही रिहो एक पंच उसके मुंह पे जड़ के देती है। देखने में तो सबको एक फिजिकल अटैक लगता है, लेकिन असल में एक मैजिक अटैक था। रिहो ने शुरू से ही अपने हाथों में एक मैजिक स्टोन छुपाया हुआ था और हीलिंग मैजिक की हेल्प से उसने अपने हाथों को ठीक करके ये पंच किया। यही थी उसकी छोटी सी ट्रिक। रिहो अब एक बहुत ही पावरफुल मैजिक का स्पेल बोलने लगती है, जिसके बारे में रियोल भी अच्छे से जानती थी, और सिर्फ मैजिक के स्पेल सुन के ही उसकी फट जाती है और वहीं बेहोश हो गई। अरे तुम्हें क्या लगा मैं सच में इतना खतरनाक मैजिक कर पाऊंगी? और इसी के साथ विनर बनती है रिहो। कुछ देर बाद अब मीना और रियोल को दिखाया जाता है, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उसका साथी बताता है कि सेलन और रिहो की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं, वो लोग भी अभी हॉस्पिटल में ही है, इसलिए अभी वो होली स्वॉर्ड लोएड के पास है। हाँ, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं, मेरी हालत भी कुछ ठीक नहीं। तब रियोल को कोई आइडिया आता है और फाइलो को एक लेटर देकर मैरी को यहाँ लेकर आने के लिए कहती है। जिसके बाद अब शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब फाइलो मैरी के घर पहुंची तो वो बेचारी अपने ऊपर का शराब दूर करवाने के लिए अलका के उस मैजिकल बॉल से मन्नतें मांगने में लगी होती है। फाइलो को लगता है कि शायद कोई बहुत ही कीमती चीज है, इसलिए अब जैसे ही मैरी अपने रूम में जाती है, फाइलो उस क्रिस्टल बॉल को ही लेकर चली जाती है। अब जब लोएड घर पे वापस आता है तो सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई होती है और सामने एक लेटर रखा हुआ होता है, जिसमें लिखा था कि मैरी अब किडनैप हो चुकी है, अगर उसे छुड़ाना है तो लाइट हाउस पे आके मिलो। जिसके बाद अब फाइलो और रियोल को दिखाया जाता है, जहाँ जैसे उन्हें पता लगता है कि लोएड क्रिस्टल बॉल की खोज में यहाँ पर पहुंच चुका है, फाइलो उससे लड़ने चली जाती है। लोएड मैरी के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन फाइलो अभी सिर्फ अपनी बहन मीना का बदला लेना चाहती थी और एकदम सही लोएड के ऊपर बहुत सारे मुक्के बरसाना शुरू कर देती है, लेकिन उसे तो एक छोटी सी खरोच तक नहीं आती। देखो मैं चाहता तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मेरी एक शर्त है, हारने पर तुम्हें मैरी के बारे में बताना होगा। इतने में एलन भी वहीं पहुंच चुका था, तो लोएड होली स्वॉर्ड को बचाने के लिए कुछ देर के लिए उसे पकड़ा देता है। एलन को लगता है कि अब दोनों के बीच धमाकेदार फाइट होगी, लेकिन नहीं, लोएड का मुकाबला करने से मतलब था पंजा लड़ाना, क्योंकि उसके विलेज में पंजा लड़ाकर ही हार जीत का फैसला होता है। और जब फाइलो को पता लगता है कि लोएड क्लून विलेज से है, तब उसे समझ में आता है कि ये लड़का इतना ताकतवर क्यों है। अब मैच शुरू होता है और लिटरली दोनों में इतनी
ताकत होती है कि आसपास एक बहुत ही तेज तूफान आना शुरू हो जाता है और उनके बीच का ये मैच चल ही रहा होता है कि मौका देख के रियूल का एक साथी एलन से होली स्वॉर्ड को छीनने की कोशिश करता है। एलन उससे बचते बचाते हुए भाग रहा होता है कि इतने में मीना आकर रियूल के साथी को पानी के बबल में ट्रैप कर देती है। अब देखा जाए तो मीना खुद भी रियूल की पार्टनर ही है, लेकिन अभी वो उसके डिसीजंस के सख्त खिलाफ है क्योंकि वो फाइलों को अपने इशारों पर नचा रही है। मैच के बीच अब जब लॉयड हारने लगा था तो खुद को जंप करवा के आसमान की ओर ढकेलता है और दोनों का पंचा लड़ाना आसमान में भी जारी रहता है। लॉयड बिल्कुल हारने के कगार पर ही था कि इतने में एक मैजिकल सर्कल क्रिएट कर देता है, जिसके एक बड़े से धमाके से दोनों दीवारों को चीरते हुए सीधा जमीन पे आके गिरते हैं और आखिर में जीतता है लॉयड। फाइलो उसकी पावर्स देख के इतने इम्प्रेस हो चुकी थी कि उसे प्रपोज ही कर देती है और कहती है कि प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों का साथ 7 जन्मों का है। तब लॉयड के पूछने पर वो बताती है कि नहीं, मरी हमारे पास थोड़ी ना है, वो तो कब से अपने घर पे ही है। तब लॉयड को समझ में आता है कि फालतू में बेचारे ने इतनी मेहनत की। वहीं अलका भी अपने क्रिस्टल बॉल से बाहर आ चुकी थी और रियूल से पूछती कि मेरा लॉयड कहाँ है। जवाब न मिलने पर गुस्से में अलका वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे रियूल सीधा दूर नदी में जाकर गिरती है। जिसके बाद अगले दिन क्रोमा और कॉलिन की बातचीत से यह पता लगता है कि होली स्वॉर्ड को लॉयड से लेकर शाही खजाने में रख दिया गया है। यहीं इधर रिहुल जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़ी होती है, जहां एक बूढ़ा आदमी उससे मिलने आता है। काफी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, फिलहाल तुम आराम करो। और वो आदमी मैजिक से रियुल की थोड़ी बहुत मेमोरीज को मिटा देता है और जाते हुए कहता है कि अब कोई चांस ही नहीं कि मैं पकड़ा जाऊं, मैंने उसकी यादें तो मिटा ही दी। वैसे ये है कौन, ये अभी बताया तो नहीं गया, लेकिन इसका मकसद ये है कि होली स्वॉर्ड को हासिल करके दुनिया के एक दूसरे किनारे में मौजूद लास्ट डंजन को खोलना, ताकि अलका को मार सके। जिसके बाद अब रात के वक्त बीच जंगल में किनोन सिस्टर्स को दिखाया जाता है, जो अपने एक साथी को बेहोश पड़ा देखती हैं, लेकिन उसकी बॉडी पे किसी तरह के जख्म के निशान नहीं होते। और इन दोनों की आपस की बातों से ये पता लगता है कि ये लोग किसी तरह केस इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। कुछ दिनों के बाद अब गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू होने वाली थी, तो रिहो लॉयड से आके पूछती है कि अगर तुम इन छुट्टियों में कहीं जा नहीं रहे तो क्या मेरे साथ चल सकते हो, हम दोनों साथ घूमेंगे। लेकिन अचानक ही वहाँ भूत की तरह सेलन प्रकट हो जाती है और बेचारी काफी उदास होती है, क्योंकि उसे घर वालों ने इन छुट्टियों में उसे घर वापस बुलाया था और सोचती कि अगर लॉयड के साथ छुट्टियां बिताने के लिए मुझे अपने घर में आग भी लगानी पड़े तो मैं तैयार हूँ। हाँ ये सही रहेगा, मुझे अपने घर में आग लगा देनी चाहिए, उसके बाद तो मैं लॉयड के साथ जा ही सकती हूँ। तभी एलन आके कहता है, यार वैसे चाहता तो मैं भी हूँ अपने प्यारे लॉयड के साथ छुट्टियां बिताना, मगर क्या करूं, मुझे कहीं और जाना होगा। उसके फालतू की एक्टिंग देख के दोनों अब लॉयड को अपने साथ घसीटते हुए ले जाती हैं कि बेटा तो चलेगा तो हमारे साथ ही। इधर यहाँ घर पे मैरी और अलका की अलग ही लड़ाई चल रही थी कि लॉयड के साथ कौन छुट्टियां बिताने जाएगा। अरे चीफ आप यहाँ, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मिस्टर क्रोमा ने मुझे इन छुट्टियों में एक होटल में जॉब करने का ऑफर दिया है, जिसके लिए मैंने हाँ भी कर दिया। अरे अगर ऐसी बात है तो हमारी भी एक बुकिंग करा दो उस होटल में। लेकिन लॉयड साफ मना कर देता कि नहीं, तुम दोनों पागल को मैं अपने साथ नहीं ले जाने वाला। अगले दिन जब लॉयड होटल में पहुंचा तो वहाँ का मालिक लिटरली उसकी प्रेजेंस से कांप उठता है। कोबालामाइन नाम का यह आदमी इस होटल का मालिक है, जो पहले रॉयल गार्ड भी हुआ करता था। कोबा लॉयड को होटल अंदर से दिखाता है, जो देख उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है क्या। जिसके बाद कोबा हाल फिलहाल में चल रही एक अजीब सी घटना के बारे में बताता है, जिसमें होटल के कई सारे लोग अचानक से नींद में चले जा रहे हैं। इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है कोई भी नहीं समझ पाया। चलते चलते वो लोग एक बड़े से हॉल में आते हैं, जहाँ एक और वर्कर मौजूद होती है। कोबा उसे लॉयड से मिलाते हुए कहता है कि अब तुम्हारा काम है इसे सारे काम समझाना, इसे सब कुछ सिखाओ। इस लड़की का नाम है किकोहू, जो कि बहुत ही कामचोर थी, और लॉयड को झाड़ू पकड़ाते हुए कहते हैं कि ये पकड़ो, अब तुम्हें सारी जगह अच्छे से साफ करनी है, तो मेरी इंस्ट्रक्शंस अब ध्यान से सुनो। जितनी देर में किकोहू उसे काम समझाती, लॉयड पूरी जगह चमका देता है। 10 सेकंड से भी कम में उसने पूरा का पूरा हॉल साफ कर डाला, जो देख उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि भाई ये क्या जादू है। तभी कोबा भी आ जाता है। किकोहू कहती है कि सर मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, जरूर कोई बुरी शक्ति का साया है इस लड़के पर कोबा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लॉयड की काबिलियत देख के बहुत ही खुश होता है और साथ ही एक ड्रेस भी देता है ताकि वो ऑफिशियली इस होटल का स्टाफ लगे। कोबा लॉयड को समझाता है कि देखो बच्चे, कल हमारे होटल में एक मेहमान आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उनका वेलकम करो, क्योंकि उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं। जिसके बाद अगले दिन वो लोग लॉर्ड कैनाइन नाम के इस आदमी का वेलकम ताजे ताजे नाश्ते के साथ करते हैं। और कोबा का इस तरह अजीब बर्ताव देख के वो कहता है कि शायद तुम्हें मेरा यहाँ आना ठीक नहीं लगा। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। कैनाइन का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही रूड होता है, जिसकी वजह से हर कोई उससे डरता था। थोड़ी देर तक बाहर देखकर कुछ सोचने के बाद कैनाइन लॉयड से पूछता है कि सुनो बच्चे, तुम्हें इन पेड़ों को देख के क्या लगता है। तो लॉयड कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सही तरीके से लगाए गए हैं। इनकी खूबसूरती बता रही है कि इनका कितना ख्याल रखा गया है। और ऐसी थोड़ी देर तक उससे बातें करने के बाद कैनाइन को लॉयड काफी अच्छा लगता है। आमतौर पे खूसर बुड्ढा किसी को पसंद नहीं करता, इसलिए दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग देख के कोबा भी खुश होता है। जिसके बाद अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैनाइन की कोहू से बात कर रहा था। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके इतनी जल्दी यहाँ आने की वजह क्या है। जिस पर कैनाइन बताता है कि मुझे उन सबके बुरे इरादों का पता लगाना है। मैं जानता हूँ कि यहाँ एक ऐसा पेड़ मौजूद है जिसकी वजह से सारे लोग बार बार सो जाया करते हैं। उसके अंदर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये पेड़ जिसने भी लगाया होगा वो बहुत ही ताकतवर है और जरूर उसका कोई मकसद होगा, इसलिए कैनाइन उसे ही ढूंढने यहाँ आया है। तो किकोहू उसे बताते कि हाँ, हाल ही में एक नया लड़का यहाँ काम करने आया है, उसकी पावर्स हमारी उम्मीद से भी ज्यादा है, कभी कभी तो मुझे उसी पे शक होता है। तो कैनाइन उसे एक हर्ब देते हुए कहता है कि तुम जाके उसे खिला दो, इससे ये पता लग जाएगा कि वो बच्चा इन सब के पीछे है या नहीं। तो किकोहू अब ऐसा ही करती है और लॉयड के पास जब पहुंची तो उसे काम करने की स्पीड देख के उसकी वही फट जाती है। उसका शक और बढ़ जाता है। किकोहू लॉयड के लिए एक कप चाय लेकर आई थी, जिसके अंदर
उसने वो छोटा सा हर्ब मिलाया हुआ था। पर इससे पहले कि लॉयड उस चाय को पीता, कोबा वहाँ आ जाता है और उन्हें डांटता है कि होटल में इतना सारा काम पड़ा है और तुम लोग यहाँ बैठ के चाय पी रहे हो। लॉयड को साफ सफाई करने के लिए भेज के कोबा अब खुद उस चाय को पी लेता है। किको सोचते है कि यार कहीं मैं फंस ना जाऊं, और वहीं खिड़की से कूद के भाग जाती है। अगले दिन रिहो छुट्टियां बिताने के लिए उसी होटल में आई हुई होती है जिसमें अभी लॉयड है। उसने भी पहली बार इतना अच्छा होटल दिखा होता है, तो इसलिए अब कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए मसाज की सर्विस के लिए कॉल करती है, जिसके लिए भेजा गया होता है अपने लॉयड को, जो देख उसे यकीन ही नहीं होता और पूछती कि बोला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पहले तो रिहो थोड़ी कंफ्यूज होती है, पर फिर सोचती है चलो सही है, तुम्हें इतने अच्छे होटल में काम मिल गया। लॉयड कहता है कि अरे ये सब छोड़ो, आओ मैं तुम्हें मसाज देता हूँ। जो सुन रिहो को बहुत ही शर्म आती है और कहते कि तुम पागल हो क्या, मैं एक लड़के से भला क्यों मसाज लूंगी। तो लॉयड उदास होते हुए माफी मांगता है कि प्लीज मुझे मेरी खराब सर्विस के लिए माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ सेलन को उसके फादर अपने साथ कहीं ले जा रहे होते हैं। उसके पूछने पर वो कहते हैं कि काफी टाइम से हमने साथ समय नहीं बिताया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग साथ में वक्त बिताएं। अगले सीन में वो लोग उसी होटल में पहुंचते हैं जहाँ फिलहाल अभी लॉयड काम कर रहा है, और तब सेलन को यहाँ पे पता लगता है कि उसके साथ तो स्कैम हो चुका है। तो उसका फादर सेलन की शादी एलन के साथ कराना चाहता है, क्योंकि कैनाइन जो इस होटल का स्पेशल गेस्ट है वो एलन का फादर है। सेलन मना करने की कोशिश तो करती है कि वो शादी नहीं करना चाहती, पर उसका फादर ऑलरेडी अपना वादा कर चुका है। जिसके बाद कैनाइन के साथ इस शादी के रिश्ते को लेकर उनकी मीटिंग चल रही होती है, और सेलन के मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि मैं किसी भी तरह शादी नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो आज मैं इस फॉक्स से उसकी ही जान ले लूंगी, ताकि ये शादी का मैटर ही खत्म हो जाए। अब जैसे ही सामने वाला दरवाजा खुलता है, वो एलन को मारने के लिए कूद पड़ती है, लेकिन वहां से एंट्री होती है अपने लॉयड की, जो देख खुशी के मारे सेलन उसी पे कूद पड़ी। उसे लगता है कि उसका दूल्हा अब एलन नहीं लॉयड होने वाला है, जो देख बड़ा ही खुश होते हुए वो उन लोगों से कहते हैं कि आप लोग अब बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। सेलन लॉयड को एक कोने में लेकर आती है और बहुत ही एक्साइटेड होती है कि अब तो हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, अब तुम सिर्फ मेरे हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी उम्मीदें ज्यादा बढ़ा ले, रिहो आ जाती है, जो फिलहाल एक वर्कर की ड्रेस में है। अरे ओ पागल लड़की, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा कि एलन की जगह लॉयड को तेरे सामने क्यों लाया गया। तब रिहो सच्चाई बताती है कि असल में सुबह सुबह एलन होटल में बेहोश पड़ा मिला था। ये उसी इंसिडेंट का नतीजा है जिसकी वजह से हर एक इंसान यहाँ आके बेहोश हो जाया करता है। जो देख कैनाइन काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसने शादी का वादा जो कर दिया था तो वह पीछे भी नहीं हट सकता। इसलिए कोई ऑप्शन न दिखने पर उसने लॉयड को सबके सामने अपने बेटे के रूप में खड़ा कर दिया। रिहो कहती है कि देखो यहाँ जो भी हो रहा है हमें पता लगाना होगा, क्योंकि लॉयड अगर इसी तरह दूल्हा बनने की एक्टिंग करता रहा तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद अगले सीन में सेलन लॉयड को अपने साथ वक्त बिताने के लिए नदी किनारे लेकर आई होती है, और जबरदस्ती ही लॉयड से अपनी तारीफ करवाकर मनी मन खुश होने लगती है। पर इससे पहले कि उसकी हरकतें ज्यादा बढ़ती, फिर से रिहो आ जाती है। तुम भूल तो नहीं गई शायद, लॉयड सिर्फ रिप्लेसमेंट है एलन का। अरे हाँ मुझे याद है, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करना है। ये लोग अब बात ही कर रहे होते हैं कितने में लॉयड का बड़ा भाई शोमा भी वहाँ आ जाता है, जो होटल के अंदर कुछ एक्सप्लोसिव्स डिलीवर करने आया था। लॉयड उन सभी का शोमा से इंट्रोडक्शन करवा ही रहा होता है कि तभी उसके जाने का टाइम हो जाता है। वो बस अपनी डिलीवरी देने ही आया था, और शोमा के जाते ही सेलन लॉयड को लेकर चुपके से वहाँ से निकल जाती है। बेचारे बच्चे की जान लेके ही मानेगी। सेलन उसे पार्क में लाकर कुछ बचकानी हरकतें कर रही होती है, जिसे दूर से किको भी देख रही थी, और एक अच्छा सा मौका देखते ही लॉयड के पास चली जाती है। असल में किको लॉयड को मसाज देने के बहाने वही जड़ी बूटी यूज करना चाह रही थी जो कैनाइन ने उसे दिया था, पर इसी बीच सेलन वहाँ आ गई। उसके अलावा किसी और लड़की के हाथ लॉयड पे लगे, ऐसा हो भी कैसे सकता है। और सेलन का इतना गुस्से में आग बबूला हुआ रूप देखकर किको को भागना ही पड़ता है। अरे लॉयड इसे छोड़ो, अगर तुम्हें थकान ही मिटानी है तो क्यों ना हमारे साथ हॉट स्प्रिंग में नहाने चलो। तो वो भी मान जाता है। शाम में जैसे ही अब जब लॉयड नहाने के लिए जाता है तो उसके पीछे पीछे सेलन रिहो भी आ गई होती है, और साथ ही अलका भी अचानक से लॉयड पे कूद पड़ती है, जिसे सेलन पकड़ के अपनी बेल्ट से बांध देती है। दरअसल अलका मैरी के साथ साथ यहाँ आई है, जो लॉयड बिल्कुल भी नहीं चाहता था। सिर्फ यही लोग नहीं, किनॉन सिस्टर्स भी लॉयड के साथ साथ नहाने पहुंच जाती है। दूसरी तरफ किको भागते भागते नीचे जंगल में आ गिरी होती है, जहाँ उसकी मुलाकात कैनाइन के सेक्रेटरी से होती है, जिसके पैरों की जगह पेड़ के जड़ें थी। मतलब ये कि सेक्रेटरी ही वो ट्रेंट है जिसकी वजह से यहाँ हर कोई अचानक सो जाया करता है। फिलहाल ये बंदा डीमन किंग ऑफ सीडलिंग के वश में है, जो कैनाइन का असिस्टेंट बनके सबसे अपनी असलियत छुपाता आ रहा था। लेकिन किको डरने के बजाय उल्टा उसे डांटते कि साले तो अब सामने आ रहा है, तेरे चक्कर में मैं उस लॉयड के पीछे भागती रही। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो डीमन किंग किको के पैरों को जकड़ लेता है और उसकी सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ही रहा होता है कि इसी बीच लॉयड अलका को ढूंढते हुए जंगल में आ गया होता है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी नुक्कड़ नाटक की तैयारी चल रही है क्या? वैसे यार तुमने तो कॉस्प्ले काफी अच्छा किया है। अचानक तभी कुछ और ट्रेंड्स आसपास के पेड़ों के अंदर से बाहर निकलने लगते हैं। सेक्रेटरी कहता है कि बच्चे, अभी शायद तुझे मेरी ताकतों का अंदाजा नहीं, मैं हूँ डीमन किंग ऑफ सीडलिंग। और ये कहते हुए वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। लॉयड को अब भी लग रहा होता है कि बंदा भी कोई कॉस्प्ले कर रहा है। जैसे ही अब सेक्रेटरी अपनी पूरी ट्रेंड्स की आर्मी के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा तो लॉयड की कहू से कहता है कि मिस सीनियर, मैं समझ गया आप मुझे क्यों डांट रही थी, प्लीज मुझे परमिशन दो कि मैं इस जंगल की सफाई कर सकूं। और फिर अगले ही सीन में रात का टाइम दिखाया जाता है, जहां लॉयड ने सारे के सारे छोटे मोटे टेंट्स को लिपटा दिया होता है। मौका देखते ही वो डीमन किंग अब होटल की तरफ निकल जाता है। इधर सेलन के फादर और कैनाइन के बीच टेंट्स को लेकर मीटिंग चल रही होती है, जहाँ कोबा का मानना यह है कि जब से कैनाइन यहाँ आया है तब से टेंट्स वाली घटना शुरू हो गई है। और कोबा की इस बात को सुन के सेलन के फादर का भी शक कैनाइन के ऊपर ही आने लगता है। लेकिन इससे पहले
पहले कि इनके बीच की बात आगे बढ़ती, कैनान का सेक्रेटरी अपने रियल मॉन्स्टर्स फॉर्म में उनके सामने आता है, जो खुद अब कैनान को जान से मारना चाहता था। अपने फादर को बचाने के लिए सेलन के साथ साथ बाकी लड़कियां भी वहां पर आ गई होती हैं और उस डीमन किंग के साथ एक तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। पर वो चाहे कितने भी अटैक्स कर ले, उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। जो देख सेलन ठीक उसके सामने ही कूद पड़ी। उसे अपनी बेल्ट पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, पर जैसे ही डीमन किंग का वो अटैक बिल्डिंग के ऊपर लगा, एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर सेलन के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि उसके डैड बीच में आके बचा लेते हैं और वो पत्थर उनके ऊपर ही गिर जाता है। यहाँ इधर घंटों की बेहोशी के बाद जैसे ही एलन की आंख खुली तो अपने सामने इतना बड़ा मॉन्स्टर देख के उसके बुरी तरह फट जाती है। लेकिन इस बार अपनी थोड़ी बहादुरी दिखाते हुए अपने दिमाग का सही यूज करके शोमा के लिए उन एक्सप्लोसिव्स को उस डीमन के ऊपर यूज करता है ताकि उसका थोड़ा ध्यान भटके। और तभी कैनॉन सिस्टर्स अपना एक स्पेल कास्ट करती है जिससे वो डीमन किंग एक बर्फ का पुतला बन जाता है। उन सबको लगता है कि शायद वो लोग जीत गए, पर ऐसा नहीं है। वो डीमन किंग अब भी जिंदा था। उधर सेलन अपने फादर के ऊपर से उस बड़े से पत्थर को हटाने की कोशिश में लगी होती है। जो देखो मना कर रहे होते कि प्लीज तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो, लेकिन सेलन भी अपने फादर को इस हाल में कैसे छोड़ सकती थी। तभी उन दोनों के ऊपर एक और बड़ा सा पत्थर गिरने ही वाला होता है कि तभी लॉयड अपने बस एक ही हाथ से उसे पकड़ लेता है और आसपास के सारे पत्थरों को ऐसे उठा के फेंक देता है जैसे वो कोई कागज के टुकड़े हों। जिसके बाद लॉयड बाकियों के पास आता है और सामने खड़े इस जमे हुए डीमन किंग को देखकर उसे लगता है कि शायद इस बंदे कोई नई कॉस्प्ले की ड्रेस है। तो मेरी समझाती है कि नहीं, असल में एक डीमन किंग है, अजामी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा, और इसे खत्म करने के लिए इसके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो फिलहाल तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो लॉयड भी अब ऐसा ही करता है, उसके ऊपर चढ़ के कोर को बॉडी के अंदर से निकाल के वही डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के साथ ये डीमन किंग भी अपने लॉयड ने लिपटा दिया। वो सेक्रेटरी भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। वही शोमा भी सब दूर से देख रहा था और लॉयड की ऐसी काबिलियत देख के बहुत ही खुश होता है। तभी नीचे से विलेज चीफ अलका की आवाज आती है जिसे शोमा ने एक मैजिकल सर्कल के अंदर ट्रैप कर रखा है। कहीं तुम उसी इंसान के साथ तो काम नहीं करते जो मुझे मारना चाहता है। तो शोमा बताता है कि शायद तुम्हें अभी पता न हो, पर होली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया गया है, जिसकी वजह से वो लास्ट डंजन अब बहुत ही जल्द खुल जाएगा। और शोमा अलका को वहीं छोड़ के निकल जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि पूरे होटल की मरम्मत करके उसे वापस से चमका दिया गया है, जो किया था अलका ने। बड़ी मुश्किल से ही बेचारी शोमा के ट्रैप से बाहर निकल पाई थी। सेलन ने इधर अपने फादर से सारी नाराजगी दूर कर ली होती है, जो सुन वो कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हारी शादी इस तरह जबरदस्ती करवाने की कोशिश की मैंने, लेकिन अब नहीं, अब तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो। अगर तुम चाहो तो लॉयड से ही तुम्हारी शादी होगी। जो सुनते ही सेलन खुशी के मारे पागल होकर लॉयड से चिपकने ही लगती है, लेकिन वो सिर्फ अकेली थोड़ी है जिसे लॉयड चाहिए, और भी तो है लाइन में। अलका कहती है कि देखो लॉयड, मैं रात भर अपने मैजिक से होटल की मरम्मत करती रही, तो इतना थकने के बाद एक मसाज तो डिजर्व करती ही हूँ। तो लॉयड कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और मसाज देने के बजाय बेचारी को धोबी पछाड़ दे देता है। रात होने पर एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसी बुढ़े आदमी से मिलने शोमा और मिनो को भी आए होते हैं, और उस बुढ़े का नाम है सो। वो जब उससे यहाँ आने की वजह पूछता है तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, उसे खत्म करने के लिए जिसने मेरा अपमान किया। उस लड़के को मैं बस जान से मारना चाहती हूँ। मिनो को यहाँ पर और किसी की नहीं बल्कि लॉयड की ही बात कर रही है। शोमा अब सो के कहने पर मिनोको को 2 दवाइयां देता है, जिसे लेने के बाद उसे एक डीमन लॉर्ड जैसी ताकत मिल जाएंगी। तो गुस्से के आग में जल रही मिनोको बिना सोचे समझे एक ही सांस में पूरी दवाई पी जाती है, और अगले ही पल उसके पूरे शरीर के अंदर से पंख निकलने शुरू हो गए। जो देख शोमा बहुत खुश होता है कि अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद सुबह मैरी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो सबसे पहले उठते ही लॉयड से नाश्ता निकालने को कहती है और आराम से अपना मुंह खोल के चेयर पे बैठ जाती है ताकि लॉयड उसे अपने हाथों से खिलाए। बेचारी को ये बात पता ही नहीं होती कि सेलन और बाकी सब भी यही हैं। वो तो लिटरली अपनी बेल्ट से उसका गला ही दबा देती है। लॉयड उन सबको एक पेपर दिखाते हुए बताता है कि हाल ही में पास के एक डंजन में एक बहुत ही बड़ा स्नेक अपीयर हुआ है और किंग चाहते हैं कि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, और लॉयड चाहता था कि वो खुद ये काम करे। तो अब ये सारे के सारे महल में इकट्ठा हुए किंग का इंतजार कर रहे होते हैं। सेलन का तो यहाँ कुछ अलग ही चल रहा है। तभी उनका वेलकम करते हुए कुछ देर बाद अजामी के किंग खुद वहाँ एंट्री लेते हैं, पर उसकी इस तरह की बचकानी हरकतें देखकर क्रोमा को बड़ा गुस्सा आता है कि अबे तो किंग है, अपनी प्रजा के सामने थोड़ा ढंग से तो रहे। दूसरी तरफ सो और शोमा को दिखाया जाता है, जहाँ उनके बीच की बातों से पता लगता है कि उन्हें उस डेंजरस स्नेक की करेक्ट लोकेशन का पता है, तो किसी और के पकड़ने से पहले वो लोग उसे खुद खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ कॉलिन इन्हें सब कुछ समझा रही होती है कैसे हम डंजन में एंट्री करेंगे और कहाँ पे वो स्नेक मिल सकता है। लेकिन जब असल में डंजन के अंदर जाने की बारी आती है तो बेचारे एलन की बिल्कुल फट के चार हो गई होती है। तुम लोग जाओ, मैं बाहर से ही आसपास के माहौल पर निगरानी रखूंगा। मैरी भी सोच रही होती है कि अगर लॉयड उस डंजन में जा ही रहा है तो क्यों ना मैं भी जाऊं, कहीं वो किसी तरह खतरे में न पड़ जाए। अचानक अलका भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ गई होती है। उसे भी उसी डंजन में जाना है जहां लॉयड और बाकी सब गए हैं, और क्योंकि मैरी को उस डंजन की लोकेशन पता थी तो अपने साथ साथ उसे भी उड़ा ले जाती है। वहीं इधर अंदर आते ही सेलन और फाइलो रिहो के कोने में ले जाकर पूछते हैं कि सच बताओ हमें, कहीं तुम्हें लॉयड पसंद तो नहीं? सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बेचारी तो बुरी तरह फंस गई होती है। तभी सबको एक बड़े से धमाके की आवाज आती है, जो असल में मैरी और अलका के एंट्री का धमाका था। दोनों सीधा डंजन के बीचों बीच लैंड किए होते हैं। उसी जगह आसपास थोड़ा चलते हुए मैरी एक बड़े से कमरे में पहुंच जाती है, जहां मीनो को कुछ पेड़ों की जड़ों से बंधी हुई थी। मैरी को लगता है कि इन ट्रेंड्स ने उसे जकड़ लिया और पूछती कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? क्यों तुम लोग यहाँ क्यों हो? मुझे लॉयड को खत्म करना है, आखिर वो है कहाँ? और मीनो को मैरी को जकड़ लेती है। साथ ही तब मीनो को की बातों से ये पता लगता है कि असल में वो मैरी को पसंद करती है और मैरी पसंद करती है लॉयड को। यही वजह है कि मीनो को लॉयड से इतनी नफरत करती है। अब इससे पहले कि वो कुछ करती, लॉयड सही टाइम पे पहुंच जाता है, जो धमाके की आवाज सुन के यहाँ पर आया था, और मीनो को यही तो चाहती थी। लॉयड अपनी मिस मैरी को इस हालत में देख के बहुत
ही गुस्से में आ गया था और लड़ने के लिए तैयार होता है। जो देख मिनोको अपने ट्रेंड्स की पावर्स का यूज करते हुए नॉन स्टॉप अटैक्स करती ही जा रही होती है, लेकिन लोएड से भिड़ने के लिए इतना काफी नहीं और देखते ही देखते दोनों के बीच एक भयंकर बैटल शुरू हो गया होता है। और जब मिनोको को ये पता चलता है कि लोएड असल में क्लून विलेज से है तो वो गुस्से में आग बबूला होकर लगातार हमले करने शुरू कर देती है। अब इससे पहले कि उसके ये अटैक्स बाकी सबको लगते हैं, लोएड उन्हें अपने ऊपर ले लेता है। जो देख उसे लगने लगता है कि शायद अब वही जीतेगी। उसके दोस्तों को अपना चारा बना के वो उसे कमजोर कर सकती है। बेचारी मिनोको की ये खुशी तब तक ही थी जब तक कि लोएड ने अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखाया। वो उसे तेजी से एक खिलौने की तरह घुमाते हुए एक झटके में ही दूर आसमान में फेंक देता है। उसे हराने के बाद लोएड ने चैन की सांस ली ही होती है कि पीछे से एक जायंट स्नेक आ खड़ा होता है। बाकी सबकी तरह लोएड भी डर गया था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो जायंट स्नेक लोएड को पहले से जानता था और कहता है कि तुम तो काफी बड़े हो चुके हो, मुझे भूल तो नहीं गए। यहाँ पता लगता है कि असल में जायंट स्नेक क्लून विलेज का गार्जियन है जो लास्ट डंजन के गेट को भी प्रोटेक्ट किया करता है। लोएड उससे अलका के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मेरी तो उससे बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि पहले भी वो कई बार बेचारे को मारने की कोशिश कर चुकी है और तो और उसने विरिटोरा के स्किन के टुकड़े करके उनसे अपने लिए एक एप्रिन बना लिया था। वो लोग विरिटोरा से बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक तभी सो की एंट्री होती है, जो दूर से लोएड को बिल्कुल ही एक इविल स्पिरिट की तरह दिखाई दे रहा होता है। पर इससे पहले कि अब वो कुछ करता, जमीन चीरते हुए अलका भी आ जाती है। ओह, तो अब तुम भी आ गई, काफी टाइम बाद मिले हम। विरिटोरा तो जैसे ही अलका को देखता है अपना सारा गुस्सा निकालने लग जाता है, जो सब उसने बेचारे के साथ किया। तभी सो अचानक से विरिटोरा के ऊपर चढ़ के उसे खत्म करने की कोशिश करता है ताकि इस लास्ट डंजन को प्रोटेक्ट करने वाला कोई गार्जियन ही न बचे। जो देख बिल्कुल ही गुस्से में आई अलका सो के ऊपर टूट पड़ती है और तब इनकी बातचीत से ये भी पता लगता है कि असल में सेलन की बेल्ट विरिटोरा के स्किन से बनी है। अलका ने गलती से उसे अपना एप्रिल बनाने की जगह बेल्ट की शेप में बना दिया था। जो सुन वो बेल्ट अलका को ही पीटने लग जाते कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया, चुड़ैल कहीं की। इन लोगों की आपसी लड़ाई को देख सो मैजिकल पोर्टल से निकलने की सोचता है और कहता है कि तुम लोग इंतजार करना, मैं दोबारा आऊंगा। दूसरी तरफ एलन डंजन में आकर कुछ सोल्जर्स के साथ लोएड और बाकी सबको ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उन्हें अंदर आए काफी टाइम हो गया था। तभी सो के मैजिकल पोर्टल से निकली लाइट की वजह से उसके सामने एक बहुत ही बड़ी परछाई आ जाती है, जो देख उन्हें ऐसा लगता है कि शायद यही जायंट स्नेक है। और एलन अपनी बहादुरी दिखाते हुए स्वॉर्ड निकालकर उससे लड़ने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वो परछाई गायब भी हो गई और पूरी की पूरी जगह भी हिलने लग जाती है। उन सोल्जर्स को लगता है कि शायद ये सब कुछ एलन की वजह से हुआ, उसने जायंट स्नेक को खत्म कर दिया। जिसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि किंग ने एलन की बहादुरी के लिए उसे इनाम देने का फैसला किया था। तो अब क्योंकि तुमने इतनी बहादुरी वाला काम किया तुम्हें ड्रैगन सिलर का टाइटल मिलता है। और बाकी सारे सोल्जर्स उसके सामने अपना सर झुका लेते हैं। बेचारे ने तो आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी और लोग उसे पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं। वहीं रात होने पर लोएड को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठा सो के बारे में ही सोच रहा था। उसका वो इविल ऑरा अभी भी उसे परेशान कर रहा होता है, क्योंकि शायद लोएड पहले से ऐसे किसी को जानता है। अगली सुबह किंग के महल में एक गंभीर मामले के ऊपर मीटिंग चल रही होती है और वो मामला ये है कि जल्द ही अजामी और जियो एम्पायर के बीच एक मुकाबला होने वाला है। और काफी सोचने समझने के बाद किंग ने अपने एक सबसे बहादुर सिपाही को उस कंपटीशन में भेजने का फैसला किया है, जो और कोई नहीं बल्कि बेचारा एलन होता है। उसी शाम दिखाया जाता है कि मैरी के घर में सारी लड़कियां मिलकर पार्टी शार्टी कर रही होती हैं। इतने में अलका भी वहां आ गई और सेलन को अपने साथ ले जाने के लिए बोरे में पैक कर लेती है। मैरी के पूछने पर अलका कहती है कि मैं तुम सबको हमारे क्लून विलेज में इनवाइट करना चाहती हूँ, हम वहाँ जाएंगे विरिटोरा को रिवाइव करने के लिए। और अब अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वो सब लोएड के क्लून विलेज की ओर निकल गए होते हैं, क्योंकि कोई भी उस मिस्टीरियस विलेज को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता। सेलन तो अपने ही ख्यालों में थी कि जल्दी से विलेज पहुंचकर लोएड की मॉम डैड से उनकी शादी की बात करे, और रियो को लग रहा होता है कि वहाँ तो पैसा ही पैसा होगा। मैरी गुस्सा करती है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करोगे, हम जो करने जा रहे हैं उस पर ध्यान दो। इन लोगों के साथ साथ क्रोमा और कॉलिन भी आए होते हैं। एलन भी उनके साथ आना चाह रहा था, पर क्योंकि अब उसे होने वाले कॉम्पिटिशन में अजामी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना गया है तो बेचारा बच के नहीं जा सकता और ट्रेनिंग के लिए मीना उसके साथ रहेगी। अगले सीन में वो सब एक गुफा के बाहर पहुंच गए होते हैं, जिसके अंदर जाने पर सामने उन्हें एक बड़ा सा चमकता हुआ गेट दिखता है और यही है क्लून विलेज में जाने का रास्ता। तभी अलका के कुछ कहने पर ह्यूगा नाम की लड़की उसी गेट से बाहर निकलती है। अरे वाह, मैंने जितना सोचा था यहाँ तो उससे भी ज्यादा लोग आए हैं। ह्यूगा सेलन के बेल्ट को देखते ही उसे पकड़ के मारने लगती है कि साले तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो क्लून विलेज से गया ही क्यों, तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। जो देख अलका उसी कॉलर दबोच लेती है। तुम भूल तो नहीं रही ना कि सब तुम्हारा ही किया धरा है। अब इससे पहले की लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ता ह्यूगा सबको धकेलते हुए गेट के अंदर ले चलती है और इसके अगले ही पल वो सब क्लून विलेज के अंदर होते हैं। लेकिन जैसा कि उन लोगों ने इमेजिन किया हुआ था, ये जगह बिल्कुल वैसे नहीं होती। ये गाँव और यहाँ के घर बाकी गाँव जैसे ही है। लोएड तो बड़ा खुश होता है अपने घर आके, पर पता नहीं क्यों रिहो और बाकियों की इस जगह को देखकर हालत खराब होने लगती है। वही उनकी नजर गाँव के कुछ लोगों पर पड़ी जो बिना सीढ़ियों के ही अपने घर में ऊपर नीचे आन जान कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ जब एक लेडी को तीर के जरिए कुछ ऑर्डर आया होता है तो वो उसे एक पत्थर के ऊपर लपेट के बड़े आराम से ही पहाड़ पर फेंक देती है, जो देख सबकी फट के चार हो जाती है कि भाई ये क्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के लोग कहीं भी आने जाने के लिए इस बड़ी सी तोप का यूज करते हैं। लोएड कहता है ये तो बड़ी आम बात है, हमारे विलेज में लोग इसी तरह ट्रैवल करते हैं। तभी लोएड के दद्दू जी को दिखाया जाता है जो पास की ही लेक से एक बड़ी सी पिराना फिश का शिकार करते हुए आ रहे होते हैं। अरे वाह मेरे बच्चे, तुम लौट आए। लोएड अपने दादाजी से बाकी सबका इंट्रोडक्शन कराता है और रिहो पैसों के लालच में आके उस पिराना फिश को खुद ही उठाने की कोशिश करने लगी, पर उसकी तो जैसे जान ही निकल जाती है। जिसके बाद अब लोएड के घर पहुंचने पर कॉलिन और क्रोमा अलका से उसके खेतों को दिखाने के लिए कहते हैं। ठीक है तो चलो मेरे साथ, वो उधर है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुंचते हैं तो उनका पुराना साथी मैर्थ भी वही काम
काम कर रहा होता है। बेचारा तब से अब तक अपनी सजा ही काट रहा है। वो लोग एक साथ बात करने के लिए बैठे होते हैं, जहाँ कॉलिन मैर्थो से कुछ कहना चाह रही थी। तो वो कहता है कि देखो, अगर तुम्हें कुछ खाना है और बोलने में शर्म आ रही है तो गेहूं खा सकती हो। यहाँ के सब बच्चे वही खाते हैं। जो सुन कॉलिन एक जोरदार मुक्का जड़ती है। कुरुमा पूछता है कि वैसे तुमने अजामी वापस आने का सोचा है या फिर नहीं। तो मैर्थो मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अपने ही लोगों को धोखा देने के बाद मैं वापस लौटना चाहूंगा। अब मुझे ये जगह काफी पसंद आ चुकी है, यहाँ की हरियाली और शांति, मैं वापस नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ लोयड के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके अंकल और छोटे भाई बहनों को देख सेलन काफी एक्साइटेड हो जाती है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा मौका है, मुझे उसकी फैमिली से अपनी शादी की बात कर ही लेनी चाहिए। और वो ठीक ऐसा ही करती है। सबको लोयड और अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देती है कि लीजिए, जरूर आना मेरी शादी में। तभी उन्हें बाहर से किसी बड़े से मॉन्स्टर की आवाज आती है, जो ठीक उनके घर के बाहर ही खड़ा था। रियो की तो फट जाती है कि भाई अब ये क्या है, लेकिन लोयड के छोटे भाइयों के लिए ये मॉन्स्टर तो बस एक खिलौने जैसा है। वो लोग बस एक पेपर प्लेन मार के बेचारे ड्रैगन के कान काट देते हैं, जो देख सेलन तो बिल्कुल सदमे में ही चली गई। जिसका इन लोगों ने पेपर प्लेन बनाया वो सेलन की शादी का कार्ड था। इसके बाद रात का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ एक बड़ी सी टेबल पे शाही डिनर लगा होता है, जो कि बनाया था अपने मैर्थो ने। उसने लिटरली मॉन्स्टर्स का शिकार करके डिशेस बनाई है। इन सब का खाना पीना होने के बाद अलका और ह्यूगा को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ अलका उसे बताती है कि सोमा और शो कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। हमें किसी भी तरह उन्हें लास्ट डंजन की सील को ओपन करने से रोकना होगा। इधर मैर्थो को दिखाया जाता है, जो कि मैरी के सामने झुककर अपनी हरकतों के लिए माफी मांग रहा होता है, जो भी उसने अजामी के साथ किया। जो देख मैरी बड़ा खुश होती है कि वाह, आज कोई मेरे सामने भी झुक रहा है। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आखिर तुम्हें सब करने के लिए कहा किसने था। तो मैर्थो बताता है कि असल में एक दिन एक व्यापारी ने मेरे पास आकर मुझे एक अजीब सा दिखने वाला अंडा पकड़ा दिया। वो चीज काफी अलग थी, तो मुझे लगा शायद महाराज उसे देख के खुश होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस अंडे की वजह से ही डिमन किंग हेबेटॉन ने महाराज के ऊपर काबू कर लिया, और इसके बाद उसने मुझे भी मैनिपुलेट करके अपने गलत इरादों का हिस्सा बना लिया। मैरी अब जब उस अनजान इंसान के बारे में पूछती है तो मैर्थो को कुछ भी याद नहीं होता। उसे बस इतना ही याद है कि वो एक बूढ़ा इंसान था जिसका ऑरा प्योर इविल था। जिसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि सबको सुबह सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है, विरिटोरा यानी कि सेलन की बेल्ट की वजह से, क्योंकि गार्जियन स्नेक की असली बॉडी खत्म हो जाने के बाद वो ज्यादा टाइम तक अगर इसी बॉडी में रहा तो वो गायब हो सकता है, और ऐसा होने पर लास्ट डंजन की मैजिक सील भी ओपन हो जाएगी। इसलिए वो लोग जा रहे हैं विरिटोरा को रिवाइव करने। कुछ देर बाद वो लोग फाइनली लास्ट डंजन के पास पहुंचते हैं, जो बिल्कुल भी किसी डंजन की तरह नहीं दिख रहा होता। रियो सोचते कि अरे वाह, अगर ये लास्ट डंजन बाहर से दिखने में इतना शानदार है तो अंदर तो बतेरी खजाना होगा। हाँ, जाओ जाओ, अंदर तुम्हें डिमन लॉर्ड्स का ढेर सारा खजाना मिलेगा। ह्यूगा उन्हें बताती है कि असल में इस लास्ट डंजन को खोलने के लिए एक चाबी यूज होती है, और वो है होली स्वॉर्ड। अगर वो चाबी लगा दी गई तो डंजन के अंदर से सारे के सारे डीमन लॉर्ड्स बाहर आ जाएंगे। अब ये सब बातें बताने के बाद ह्यूगा विरिटोरा को रियल फॉर्म में लाने के लिए सेलन की बेल्ट को एक मीट के टुकड़े में लपेटकर फ्राई कर देती है। अरे रुको, तुम तो उसको ऑमलेट ही बना दोगी ऐसे तो। नहीं, टेंशन मत लो, बस हमारे पास यही एक तरीका है। सारे सामानों को एक साथ डालकर हमें इसको 3 घंटे तक पकाना होगा। और अब कुछ देर बाद जब 3 घंटे बीत जाते हैं तो विरिटोरा एक अंडे के रूप में बनकर तैयार हो गया होता है। ह्यूगा अलका के सर पे एक टपली मारती है, जिससे उसे दर्द फील होता है। मतलब कि अलका पूरी तरह से लास्ट डंजन से अलग हो चुकी है। उसके पास अब एक 9 साल की बच्ची जैसा शरीर है और पावर्स भी आधी हो चुकी हैं। मैरी खुश होती है कि अरे वाह, अब तो मैं अपना सारा बदला ले सकती हूँ। लेकिन भले ही अलका की पावर्स कम हो गई, पर अब भी मैरी की उससे काफी फट रही होती है। उधर अजामी में एलन का कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला था, तो लोयड और बाकी सब उसे चीयर अप करने के लिए जाना चाह रहे होते हैं। पर जाने से पहले ह्यूगा अलका से कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के बहाने उसे जंगल में लेकर आती है। देखो, तुम्हें जो भी बात करना जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे भी लोयड के साथ जाना है। तभी चलते चलते ह्यूगा घास में छुपे किसी तरह के बटन को प्रेस करती है, जिसके अगले ही पल अलका एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है। ये तो बस जंग का ऐलान है, वॉर तो अब शुरू होगी। होली स्वॉर्ड के बारे में तो मैं जान ही चुकी हूँ, अब लास्ट डंजन को खोलना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पता लगता है कि असल में ह्यूगा ने विरिटोरा को आजाद करवाने के बहाने उसे कैद कर लिया है। दूसरी तरफ यहाँ बाकी सब जाने के लिए अलका और लोयड का वेट कर रहे होते हैं। तो ह्यूगा आकर बताते हैं कि अलका फिलहाल वेपन इकट्ठा करने में बिजी है, तुम लोग जाओ, मैं लोयड के आने का वेट करती हूँ। रियो को भी अब शक होने लगता है कि जरूर ये लड़की कुछ छुपा रही है। कुछ देर बाद जब वो सब लोग चले गए होते हैं तो लोयड वहाँ पे आता है। उसके पूछने पर ह्यूगा बताती है कि पावर्स जाने की वजह से अलका काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और शायद जंगलों में कहीं बेहोश हो गई है। लोयड कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं अब उसे ढूंढकर उसके साथ ही आऊंगा। इधर ये सभी लोग गेट पार करके अजामी के जंगल में पहुंच चुके होते हैं, पर कॉलिन आने से पहले एक लास्ट बार मैर्थो से मिलना चाह रही थी। वो इस बारे में सोच ही रही थी कि उसके सामने खुद मैर्थो प्रकट हो जाता है। देखो, मुझे पता है कि तुम लोग को रास्ते में खाने की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो मैं तुम सबको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी वहाँ ह्यूगा आके उन्हें बताती है कि लोयड ने कहा है कि वो अलका के साथ ही आएगा, तो अब हमें चलना चाहिए। जिसके बाद काफी देर तक चलते चलते शाम होने पर वो सब अजामी पहुंच जाते हैं, और फिलहाल हर चीज ह्यूगा के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रही है। इधर रियो को रास्ते में मीना मिलती है, जो फिलहाल पेट्रोलिंग पर है। थोड़ी देर तक आपस में बातचीत करने के बाद वो लोग रियोल से मिलने पहुंचते हैं, जो अभी हॉस्पिटल में ही है। रियोल बताती है कि देखो, खाली टाइम में मैंने ये बुक लिखी जिसमें अपने बॉस को काबू करने का तरीका लिखा है। रियो पूछती है कि वैसे क्या तुम्हें याद है किसने तुम्हें होली स्वॉर्ड लेने के लिए भड़काया, और तब रियोल की बातों से ये पता लगता है कि जिसने उसे होली स्वॉर्ड लेने के लिए कहा था वो और कोई नहीं बल्कि सो ही था। पर रियोल उसे जानती नहीं, उसे बस इतना ही याद है कि उस आदमी के साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी जो हमेशा कैंडी खाया करती है। जो सुन रियो का शक और भी बढ़ जाता है। कुछ देर बाद स्टेडियम में रियो और सेलन की
नजर एलन के ऊपर पड़ती है जो काफी डरा हुआ था और बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहते हैं कि आखिर तुम्हें कर क्या रहे हो, तुम हमारी तरफ से अजामी को रिप्रेजेंट करने वाले हो, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। जो सुन एलन को बहुत ही गुस्सा आता है कि हर कोई उसे यही कह रहा है, अब हर कोई मुझे अपनी जिम्मेदारी याद दिला रहा है। तभी स्टेडियम के ऊपर खड़े सो और शोमा को दिखाया जाता है। जियो एम्पायर की तरफ से सो ही यहाँ आया था। रिहो का शौक और भी बढ़ जाता है कि जरूर ये लोग कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं इधर अलका को दिखाया जाता है जो अभी तक गड्ढे में ही फंसी थी। उसे लगता है कि शायद अब तो कंपटीशन भी शुरू हो गया होगा, पर वो कुछ कर नहीं सकती। अचानक गड्ढे के अंदर ऊपर से थोड़ी रोशनी आती है। ये और कोई नहीं बल्कि लोएड ही था जो उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गया। अलका के पूछने पर लोएड बताता है कि वैसे तो मैंने आपको पूरे गाँव और जंगलों में ढूंढा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं भी ऐसे ही एक दिन इसी गड्ढे में गिरा था, तो शायद आप भी वही हो। असल में सालों पहले जब लोएड इस गड्ढे में गिरा था तो काफी डरा सहमा हुआ था, पर जब वो गड्ढा खुला तो सामने अलका और गांव के बाकी सभी लोग खड़े थे। वो अलका ही थी जिसने उसे ढूंढा। जो सुन अलका उसे गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ सो, शोमा और ह्यूगा अपने प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी कोशिश में होते हैं। ह्यूगा कहती है कि आप चिंता है कोई बात नहीं, क्लोन विलेज का गेट अब बंद हो चुका है, अलका के बच पाने का तो कोई चांस ही नहीं। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उसे ज्यादा समय तक रोक पाएंगे, वो किसी न किसी तरह हमारे प्लान में टांग अड़ा ही देगी। इधर लोएड अलका को ले जाते हुए बताता है कि मैंने एलन को चीयर अप करने का वादा किया है, तो हमें जल्दी वहाँ वक्त पे पहुंचना होगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। अलका अब क्लोन विलेज का वही ट्रेडिशनल तरीका यूज करती है जिसमें आदमी को एक तोप में बिठा के उड़ा देते हैं, और वो दोनों भी ठीक यही तरीका यूज करते हैं। अगली सुबह होते ही किंग कंपटीशन शुरू करने का ऐलान करता है, जहां एलन का मुकाबला होने वाला है एक अनजान बंदे से। पर जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया सबको हैरान होता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि मिनोको थी, और उसके डिमोनिक पावर्स के सामने एलन के जीतने का तो कोई चांस ही नहीं। दरअसल सो जियो एम्पायर को रिप्रेजेंट करने के तौर पर यहाँ आया है और चाहता था कि अजामी और जियो एम्पायर मिलकर एक पावरफुल अलायंस बनाए, जिसके बाद हर जगह सिर्फ उनका ही राज होगा। सो किंग को मिनोको जैसी ट्रेंड के बारे में पहले ही आगाह करता है कि अभी तो यहाँ सिर्फ एक है, लेकिन मेरे पास तो उनकी पूरी सेना है। फिलहाल मुझे अजामी से फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, जो अगर नहीं मिली तो मेरे पास और दूसरे रास्ते भी हैं। क्रोमा और कॉलिन उसे रोकने आगे तो बढ़ते हैं, पर बीच में शोमा दीवार बन के खड़ा होता है। किंग कहते हैं कि देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारी सेना फिलहाल थोड़ी कमजोर है। उस डीमन लॉर्ड की वजह से ऑलरेडी हमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन चाहे कुछ हो जाए मैं तुम जैसे उसे हाथ नहीं मिलाने वाला। ह्यूगा पहले से जानते थे कि जरूर ऐसा ही कुछ होगा। उसने अपने अगले प्लान्स पहले से रेडी करके रखे हुए थे, पर जैसे ही वो अपनी अगली चाल चलने नीचे आती है बाकी लड़कियां उसे घेर लेती हैं, और रियो कहती है कि वाह, तुमने तो बड़ी चालाकी से हमें धोखा दिया। जो सुन ह्यूगा बिना किसी की बात का जवाब दिए कुछ बॉम्ब्स निकाल कर फेंकती है, जिनमें से हजारों बड़े बड़े ग्रासहोपर्स निकल के पूरे स्टेडियम में फैल जाते हैं। सिचुएशन को देखते हुए फाइनली क्रोमा भी अजामी की तरफ से जंग का ऐलान कर देता है। जो सुन आम जनता के बीच बैठे कुछ लोग भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। शोमा कहता है, अरे वाह, तुम लोगों ने तो पहले ही तैयारी कर ली थी, ऑडियंस के अंदर पहले से ही तुमने एडवेंचर्स और सोल्जर्स को बिठाया हुआ था, चाल तो अच्छी थी। शोमा ये सब देख ही रहा होता है कि तभी मैर्थो आ जाता है और उसे चैलेंज करते हुए कहता है कि अब मैं तुझे कुछ रूल्स सिखाता हूँ, और देखते ही देखते अपने देसी लुक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैर्थो शोमा पर अटैक करते हुए उसे नीचे ग्राउंड में ले आता है। यहाँ तक कि उसके हमलों से शोमा के लिए ही बच पाना आसान नहीं होता। मैर्थो उसे पूछता है कि बताएगा जरा, तूने क्या सोचकर क्लोन जैसी जगह को छोड़ा और ये सब करने का सोचा? क्या तुझे अपने भाई तक की परवाह नहीं? जिस पर शोमा बताता है कि मैं सिर्फ अपने क्लोन विलेज से ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया से बोर हो चुका था। उसकी चाहत थी इस दुनिया को हासिल करके सबको अपने इशारों पर नचाना, पर वो नहीं चाहता था कि लोएड भी उसी रास्ते पर जाए। इसलिए उसने लोएड को सोल्जर बनने के लिए मोटिवेट किया और जीने का एक नया मकसद दिया, ताकि पीठ पीछे वो अपने कामों को अंजाम दे सके। ये सब बताने के बाद अगले ही पल शोमा अपनी पावर से एक नमूना दिखाते हुए मैर्थो को बस टच करके ही उड़ा फेंकता है। बाकी सब इधर उन ग्रासहोपर से लड़ने में बिजी होते हैं, और मौका देख के मिनोको तेजी से मैरी की तरफ बढ़ने लग जाती है। सब डर गए होते हैं कि भाई अब क्या होगा, लेकिन मिनोको तो फिलहाल कुछ और ही करना चाह रही है। वो मैरी को मारना नहीं चाहती बल्कि उसे अपना प्यार दिखाना चाहती है। जो देख फाइलो एक ही लात में उसे उड़ा देती है। क्रोमा और कॉलिन सो से लड़ने की कोशिश तो करते हैं, पर वो उन्हें किसी तरह का पॉइजन देके बेहोश कर देता है। पीछे से गुस्से में एलन आके अपनी बहादुरी दिखाते हुए सो का एक हाथ काट ही देता है। नहीं, तुम एक इंसान तो हो ही नहीं सकते। और तब सो उन्हें अपने बारे में बताता है, जिससे ये पता लगता है कि असल में उसे खुद अलका नहीं बनाया था। उसने सो को बनाया था ताकि वो इस दुनिया को डीमंस के राज से मुक्त कर सके। पर जब उसने अपनी जान पे खेल के हीरो के तौर पर पूरी दुनिया को बचा लिया तो उसे गायब हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। किंग पूछता है, तो एक हीरो जिसने दुनिया बचाई, तो वो अब एक विलन क्यों बनना चाहता है? सो कहता है कि देखो, मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी अलका को खत्म करना चाहता हूँ। उसे मारकर दुनिया के लोगों के सामने मैं एक नए हीरो का ऐलान करूंगा जो सिर्फ मेरी हिफाजत करे। और असल में सो की नजर में वो हीरो बनने वाला है लोएड। उसके ये बोलते ही तेज रोशनी के साथ लोएड की एंट्री होती है, जो फाइनली क्लोन विलेज से बाहर निकल आया। पर बेचारे भोले भाले बच्चे को तो ये पता ही नहीं था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो तो सिर्फ एलन को चीयर अप करने आया था।
ह्यूगा को देख लॉयड कहता है कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, विक्टोरिया को रिवाइव करने के बहाने तुमने हमें वहाँ कैद कर दिया। लॉयड का गुस्सा देख पीछे से मैरी उसे ह्यूगा की असलियत बता देती है और कहती है कि अब सब तुम पे है, तुम्हें कुछ करना होगा। जब तक यहाँ ये कीड़े घूमते रहेंगे मैच स्टार्ट नहीं हो पाएगा। जो सुन अगले ही पल लॉयड उसे घूस से मुड़ा फेंकता है, पर किस तरह वो खुद को संभाल लेती है। ह्यूगा को अच्छे से पता है कि कॉलोनी विलेज वाले कितने पावरफुल हैं। वो तो पहले से इसके लिए रेडी थी और एक बड़े चट्टान जैसे दिखने वाले गोलम को सामने लाती है जो बेहोश पड़ी मिनोको को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मैरी लॉयड से रिक्वेस्ट करते हुए प्लीज तुम कम से कम उसे बचा लो, और इधर लॉयड ने उसके चट्टान जैसे भारी हमले को किस तरह रोक लिया होता है और दूर से खड़ी ह्यूगा अपने बनाए इस जायंट मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही थी। साथ ही ठीक उसके पीछे सेलेन भी अपनी नजरें गड़ाए खड़ी होती है। लॉयड इसे जल्दी खत्म करने के लिए बस अपने कुछ ही अटैक से गोलम के हाथों और पैरों को तोड़कर अलग कर डालता है, पर इस बार जीतना इतना आसान नहीं होने वाला। अगले ही सेकंड उसकी बॉडी पूरी रिजनरेट हो जाती है। लॉयड कोशिश तो करता है मिनोको तक पहुंच के उसे होश में लाने की, पर कर नहीं पाता। मैरी भी ये देख परेशान थी तो रिहो कहती है कि जरूर मिनोको की पावर्स की वजह से ही ये मॉन्स्टर खुद को रिजनरेट कर पा रहा है। अगर किसी तरह उसे होश में ला दिया जाए तो वो खुद को आजाद करवा सकती है, पर वो लोग ये तो तब कर पाएंगे जब लॉयड उसे लड़ पा रहा होगा, क्योंकि फिलहाल तो गोलम बिना रुके लॉयड पे बिना किसी रहम के अटैक्स करते ही जा रहा था और उसे उठाकर जमीन पर पटकना शुरू हो जाता है। गोलम बार बार लॉयड को अपने पैरों के नीचे कुचल रहा होता है, जिससे उसे महसूस होता है कि शायद अब मुझे पहले जैसी ताकत नहीं रही। तभी सही टाइम पे मैर्थो बीच में आ गया और लॉयड को होश में लाते हुए मोटिवेट करता है कि मुझे यकीन है तुम इसे हरा सकते हो, फिलहाल तुम्हारे सिवा किसी में भी इससे लड़ने की ताकत नहीं। मैर्थो लॉयड को अपने सोल्जर बनने का मकसद याद दिलाते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी जान नहीं बचा सकते तो बाकी लोगों की जान क्या बचाओगे, और मैर्थो ने गोलम से लड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी होती है। जो देख लॉयड वापस अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। सही कहा, अगर मैं इन जैसों से हार गया तो एक सोल्जर बनने के लायक कैसे हो सकता हूँ, और एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर रिहो स्टेडियम पर चढ़कर मिनोको को मैरी का रुमाल दिखाती है जिसपे उसका नाम लिखा हुआ था। जो सुनते ही एक सेकंड में ही मिनोको अपने होश में आ गई और जल्दी से आकर रुमाल को छीन लेती है, और इसके एक्सप्रेशन से तो तुम इसके नियत का अंदाजा लगा ही सकते हो। जैसे ही अब मिनोको के छूटने की वजह से ह्यूगा का ध्यान भटका, सेलेन तेजी से विक्टोरिया की बॉल छीन लेती है और अपनी बेल्ट को बाहर आने के लिए डांटती है कि तुम अंदर क्या कर रहे हो, बाहर आओ। अगर तुम बाहर नहीं आए तो सोच लेना फिर क्या हाल करूंगी तुम्हारा। डर के हमारे बेचारा विक्टोरिया अपनी बेल्ट वाली फॉर्म में वापस आ ही जाता है। दूसरी तरफ लॉयड अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए गोलम का एक पैर उठाकर दूर जमीन पर पटकता है और एक बहुत ही खतरनाक मैजिक स्पेल कास्ट करके एक ही सेकंड में उसे धूल के टुकड़ों में बदल देता है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा गोलम हार गया। और ये सब देख दूर से सो और शोमा लॉयड को देख बड़ा खुश होते हैं। शायद लॉयड को लेकर उन लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। लॉयड शोमा को सो के साथ देखकर घबरा जाता है और पूछता है कि बड़े भाई आप यहाँ क्यों हो और आप उसके साथ क्या कर रहे हो। मैंने सही सोचा था, तुम्हें एक हीरो के तौर पर चुनना, मेरा फैसला गलत नहीं था। और तब ह्यूगा को समझ में आता है कि शायद लॉयड का हीरो बनना ही इनका असली प्लान था। तभी आसमान में एक बड़ा सा मैजिकल सर्कल अपीयर होता है जिससे वो सारे मॉन्स्टर्स एक बार में ही खत्म हो जाते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि अपनी अलका ही थी। ह्यूगा को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, पर इससे पहले कि वो कुछ करती शोमा उसे गोद में उठा लेता है। सो कहता है कि चिंता मत करो, हम जल्द ही वापस लौटेंगे, क्योंकि अलका का मरना तो अभी बाकी ही है। और शोमा लॉयड को बाय कहते हुए उनके ही साथ चला जाता है। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद सभी लोग मैरी के घर पे इकट्ठा हुए होते हैं, जहाँ हर बार की तरह अलका लॉयड के करीब जाने की कोशिश करने लगी, पर सेलेन की बेल्ट उसे रोक लेती है और दोनों ही लड़ना शुरू हो जाते हैं कि लॉयड किसका दूल्हा बनेगा। तब पहली बार मैरी अलका को टपली मार के शांत कराती है और इस खतरनाक वॉर के खत्म होने की खुशी में लॉयड ने ढेर सारा लजीज खाना बनाया है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एनीमे भी यहीं पर एंड होता है। बाकी तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ अगर तुम लोग वीडियो को लाइक किया करो तो हाई पॉइंट जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।